देवराज सिंघानिया एक अत्यंत चतुर और सतर्क उद्योगपति थे, जिनकी नजरों से कोई भी छोटी सी बात छुप नहीं सकती थी। उनका विशाल और आलीशान महलनुमा घर हमेशा कड़े सुरक्षा घेरे में रहता था। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपनी नई नौकरानी मीरा के व्यवहार में एक अजीब सी बात नोटिस की थी। वह एक विधवा थी, जो हमेशा अपना सिर झुकाकर चुपचाप घर का काम करती रहती थी, लेकिन जब वह फर्श साफ करती थी तो उसके शरीर का संतुलन और उसकी चाल किसी साधारण नौकरानी जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। एक सुबह देवराज अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर गर्म कॉफी पी रहे थे और नीचे बगीचे की तरफ देख रहे थे। मीरा बड़ी खामोशी से बगीचे के पौधों में पानी डाल रही थी और सूखी पत्तियों को हटा रही थी। तभी देवराज की तेज आंखों ने देखा कि मीरा की नजरें अचानक मुख्य द्वार पर लगे सुरक्षा कैमरों की दिशा में उठीं। उसने बहुत ही चतुराई से कैमरों के घूमने के समय का अंदाजा लगाया और ठीक उसी पल अपनी जगह से खिसक गई जब कैमरा उस तरफ मुड़ रहा था। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। देवराज के मन में गंभीर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि कोई साधारण महिला सुरक्षा कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट की इतनी सटीक जानकारी नहीं रख सकती। मीरा का यह व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे सामरिक प्रशिक्षण मिला हो। देवराज ने तय किया कि वह इस महिला के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। उन्होंने अपने भरोसेमंद सुरक्षा प्रमुख को अपने निजी कार्यालय में बुलाया ताकि मामले की गुप्त जांच तुरंत शुरू की जा सके। कार्यालय का भारी दरवाजा खुला और सुरक्षा प्रमुख विक्रम अंदर दाखिल हुआ। देवराज ने अपनी मेज पर रखी कुछ फाइलों को किनारे किया और बहुत ही शांत लेकिन सख्त आवाज में उसे निर्देश दिए। उन्होंने विक्रम से कहा कि वह मीरा के अतीत, उसके परिवार और उसके यहां काम पर आने से पहले के सभी दस्तावेजों की गहराई से जांच करे। देवराज ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यह जांच पूरी तरह से गोपनीय होनी चाहिए और मीरा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए। उसी दिन दोपहर के समय घर के बाहरी हिस्से में एक अप्रत्याशित घटना घट गई, जिसने देवराज के शक को पूरी तरह से यकीन में बदल दिया। एक डिलीवरी बॉय सामान लेकर आया था, लेकिन अचानक वह आक्रामक हो गया और उसने सुरक्षा गार्ड के साथ बहस करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। शोर सुनकर घर के अन्य कर्मचारी डरकर पीछे हट गए और दहशत में आ गए। लेकिन उस भारी हंगामे के बीच मीरा की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग और असाधारण थी, जो सबको हैरान करने वाली थी। मीरा बिना किसी घबराहट के बहुत ही शांत कदमों से उस झगड़ते हुए डिलीवरी बॉय के पीछे पहुंची। उसने अपनी झाड़ू को एक तरफ रखा और बिजली की तेजी से उस आदमी की कलाई के एक खास बिंदु पर दबाव डाला। दर्द के मारे उस आदमी की पकड़ तुरंत ढीली पड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। मीरा ने यह सब इतनी सफाई और फुर्ती से किया कि वहां खड़े अन्य लोगों को समझ ही नहीं आया कि असल में क्या हुआ था और वह आदमी कैसे गिर गया। देवराज, जो अपने अध्ययन कक्ष की खिड़की से यह पूरा नजारा देख रहे थे, अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके थे। उन्होंने देखा कि स्थिति को संभालने के बाद मीरा ने तुरंत अपने चेहरे पर वही पुरानी डरी हुई और लाचार विधवा वाली अभिव्यक्ति वापस ला दी। वह अपना सिर झुकाकर एक कोने में खड़ी हो गई, जैसे कि वह इस पूरी घटना से बहुत बुरी तरह से डर गई हो। यह एक बेहतरीन छलावरण था, जिसे पकड़ना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। 2 दिन बाद शाम के समय सुरक्षा प्रमुख विक्रम एक मोटी फाइल लेकर देवराज के कार्यालय में वापस आया। विक्रम का चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने फाइल को सावधानी से देवराज की मेज पर रखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि उसे मीरा के बारे में कुछ बहुत ही परेशान करने वाली और खतरनाक बातें पता चली हैं। देवराज ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उस रहस्यमयी फाइल को खोला और पढ़ना शुरू किया। फाइल के पहले पन्ने पर ही स्पष्ट रूप से लिखा था कि मीरा नाम की जिस महिला को उन्होंने काम पर रखा है, उसके सभी पहचान पत्र पूरी तरह से नकली हैं। सरकारी रिकॉर्ड में
मीरा नाम की इस विशेष महिला का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वह एक छद्म नाम का इस्तेमाल कर रही थी और उसका असली नाम अनन्या था। देवराज की आंखें उन दस्तावेजों पर तेजी से दौड़ रही थीं, जो एक बहुत ही गहरी और खूनी साजिश की तरफ सीधा इशारा कर रहे थे। आगे की रिपोर्ट में बताया गया था कि अनन्या के पति एक बहुत ही ईमानदार और निडर सरकारी वकील थे, जिन्हें न्याय प्रणाली में उनके कड़े रुख के लिए जाना जाता था। उन्होंने एक बहुत बड़े और खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मामले की जांच शुरू की थी। इस सिंडिकेट का नेतृत्व शहर का सबसे क्रूर और घमंडी माफिया डॉन विक्रम बजाज कर रहा था, जो अपने पैसे और ताकत के नशे में किसी को भी अपने रास्ते से हटाने में कोई संकोच नहीं करता था। विक्रम बजाज ने अनन्या के पति को रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत ही घिनौनी और दर्दनाक योजना बनाई थी। उसने पहले तो उस ईमानदार वकील को भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों में फंसाकर बदनाम किया और फिर अत्यंत निर्दयता से उसकी हत्या करवा दी। पुलिस और मीडिया को भी इस तरह से प्रबंधित किया गया था कि वह एक आत्महत्या या आपसी रंजिश का मामला लगे। अनन्या उस रात किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। देवराज ने फाइल बंद की और अपनी कुर्सी के पिछले हिस्से पर सिर टिकाकर गहरी सोच में डूब गए। वह अब अच्छी तरह समझ चुके थे कि उनके घर में फर्श साफ करने वाली वह साधारण सी महिला कोई डरी हुई असहाय बेचारी विधवा नहीं थी। वह एक ऐसी शेरनी थी जिसने अपने तो देवराज ने फाइल बंद की सारे आंसू पी लिए थे और जो अपने पति की मौत का खौफनाक बदला लेने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और सुनियोजित तरीके से सही समय का इंतजार कर रही थी। एक शाम घर की एक अन्य नौकरानी सफाई करते समय गलती से एक बहुत ही महंगा और प्राचीन कांच का फूलदान गिरा बैठी। फूलदान के हजारों नुकीले टुकड़े पूरे फर्श पर बहुत ही खतरनाक तरीके से बिखर गए थे। सभी नौकरानियां डर के मारे वहां से पीछे हट गईं, लेकिन मीरा तुरंत वहां पहुंची। उसने बिना किसी घबराहट के बहुत ही सटीक और नपे तुले कदमों का इस्तेमाल करते हुए कांच के उन खतरनाक टुकड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाया। यह देखकर देवराज बहुत ज्यादा हैरान रह गए। मीरा ने जिस तरह से उन बारीक और नुकीले टुकड़ों को साफ किया, वह किसी साधारण इंसान का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। उसने पहले सबसे बड़े और खतरनाक टुकड़ों को एक खास कोण से उठाया ताकि उसके हाथों में कोई खरोंच न आए। इसके बाद उसने एक गीले कपड़े का इस्तेमाल करते हुए कांच के सबसे छोटे और अदृश्य कणों को भी पूरी तरह से समेट लिया। उसने यह सब इतनी तेजी और सटीकता से किया कि किसी को भी जरा सी चोट नहीं आई। अगले दिन देवराज ने अपने सुरक्षा प्रमुख विक्रम को अपने निजी कार्यालय में बुलाया और उसे मीरा की उन सभी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में विस्तार से बताया। विक्रम एक बहुत ही अनुभवी और कठोर पूर्व सैन्य अधिकारी था, जो सुरक्षा मामलों का बहुत बड़ा विशेषज्ञ माना जाता था। उसने देवराज की बातों को बहुत ध्यान से सुना और अपनी डायरी में कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट कीं। विक्रम ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इस रहस्यमयी नौकरानी की पूरी जन्म कुंडली निकालकर उनके सामने रख देगा। 3 दिन बीत जाने के बाद भी विक्रम के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया था, जो देवराज के लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। विक्रम ने बताया कि मीरा के सभी दस्तावेज पूरी तरह से असली लग रहे थे और पुलिस रिकॉर्ड में भी उसके खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं थी। उसका पिछला जीवन बिल्कुल एक खुली किताब की तरह साधारण और उबाऊ लग रहा था, लेकिन देवराज का तेज दिमाग यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि वह एक आम महिला है। देवराज ने बहुत ही सख्त लहजे में विक्रम को निर्देश दिया कि वह केवल सरकारी और आधिकारिक फाइलों पर ही निर्भर न रहे। उन्होंने उसे अंडरवर्ल्ड के गुप्त नेटवर्क और पुराने अघोषित पुलिस मामलों की भी गहराई से जांच करने का कड़ा आदेश दिया। देवराज ने साफ कर दिया कि जो इंसान अपना असली वजूद इतनी सफाई से छुपा सकता है, वह निश्चित रूप से किसी बहुत बड़े खतरे से भाग रहा है। उन्हें हर हाल में
उस महिला के अतीत का वो काला सच जानना ही था। उसी सप्ताह के अंत में घर के विशाल बगीचे में एक और बहुत ही अजीब और खतरनाक घटना घटी, जिसने सभी को डरा दिया। एक पागल और आवारा कुत्ता किसी तरह सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे मुख्य बगीचे में घुस आया था और वह लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। वहां मौजूद सभी माली और सुरक्षा गार्ड दहशत में आकर इधर उधर भागने लगे थे। कुत्ता बहुत ही आक्रामक था और वह सीधे एक छोटे बच्चे की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था। ठीक उसी समय मीरा, जो वहां पौधों की छंटाई कर रही थी, बिना एक पल गंवाए उस पागल कुत्ते के सामने आ गई। उसने कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ अपनी आंखों को बहुत ज्यादा कठोर किया और एक विशेष प्रकार की डरावनी आवाज निकाली। उसने अपने शरीर का पूरा आकार इस तरह से बड़ा और खतरनाक दिखाया कि वह कुत्ता अचानक अपनी जगह पर ही ठिठक गया। मीरा ने बिना कोई शारीरिक बल प्रयोग किए सिर्फ अपने मनोवैज्ञानिक दबाव से उस खूंखार जानवर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। देवराज अपनी बालकनी से इस पूरे दृश्य को बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे और अब उनका सारा शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था। जानवरों के मनोविज्ञान को समझना और इतने खतरनाक समय में अपनी धड़कनों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना कोई आम बात नहीं थी। यह सब केवल एक ऐसे इंसान के बस की बात थी जिसने बहुत ही कठोर और जानलेवा परिस्थितियों में जीवित रहने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। मीरा निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही थी। रात के करीब 2 बजे देवराज के निजी फोन पर विक्रम की एक बहुत ही जरूरी और घबराई हुई कॉल आई। विक्रम ने बताया कि उसे डार्क वेब और कुछ बहुत ही पुराने भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के गुप्त रिकॉर्ड से एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी मिली है। उसने देवराज से तुरंत अपने कार्यालय में आने का अनुरोध किया, क्योंकि वह जानकारी फोन पर बताने के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक थी। देवराज ने तुरंत अपना कोट पहना और बिना किसी देरी के सीढ़ियों से नीचे उतर गए। विक्रम ने देवराज के सामने कुछ बहुत ही पुरानी और खून से सनी हुई तस्वीरें तथा पुलिस की कुछ छिपी हुई रिपोर्टें रख दी। उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि मीरा के फिंगरप्रिंट एक ऐसे पुराने मामले से मेल खा गए हैं जिसे पुलिस ने सालों पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया था। यह मामला शहर के सबसे बड़े और खूंखार माफिया डॉन विक्रम बजाज से जुड़ा हुआ था, जिसने एक बहुत ही ईमानदार सरकारी वकील की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करवा दी थी। उन दस्तावेजों के अनुसार उस मारे गए ईमानदार वकील की एक पत्नी थी जिसका नाम अनन्या था और जो उस खौफनाक रात के बाद से ही रहस्यमयी तरीके से गायब थी। पुलिस और मीडिया को यह बताया गया था कि अनन्या ने दुख में आकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन उसकी लाश आज तक किसी को नहीं मिली थी। विक्रम ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया जिसमें वह खुशहाल जोड़ा दिखाई दे रहा था और उस तस्वीर में मौजूद वह महिला स्पष्ट रूप से उनकी नौकरानी मीरा ही थी। देवराज की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्हें यह एहसास हुआ कि शहर के सबसे बड़े डॉन की हिटलिस्ट में शामिल नंबर 1 भगोड़ी उनके घर में बर्तन मांज रही थी। वह इस बात से और भी ज्यादा हैरान थे कि इतने बड़े और दर्दनाक सदमे के बाद भी उस महिला ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया था। इसके बजाय उसने खुद को एक बहुत ही साधारण और बेबस नौकरानी के रूप में ढाल लिया था, ताकि वह अपने दुश्मनों की नजरों से हमेशा के लिए बची रहे। यह कोई साधारण भागने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत ही ठंडे और खतरनाक प्रतिशोध की एक बहुत लंबी और खामोश तैयारी थी। देवराज समझ गए कि अनन्या उनके घर में सिर्फ छुपने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वह यहां से विक्रम बजाज के साम्राज्य की कमजोरियों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रही थी। उनके इस महलनुमा घर की ऊंची दीवारें उसे वह सुरक्षा प्रदान कर रही थीं, जिसकी उसे अपनी उस खौफनाक और अंतिम लड़ाई की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस रात देवराज बिल्कुल भी नहीं सो पाए, क्योंकि उनके दिमाग में लगातार कई तरह के खतरनाक विचार बहुत तेजी से घूम रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से कठोर और ताकतवर लोगों को देखा था,
लेकिन अनन्या की तरह का खतरनाक धैर्य और ऐसा लोहे जैसा मजबूत इरादा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके मन में उस बहादुर महिला के लिए एक बहुत ही गहरी और अजीब सी इज्जत पैदा हो गई थी, जिसने हार मानने के बजाय अपने दुश्मनों को खत्म करने का सबसे कठिन रास्ता चुना था। सुबह का सूरज निकल चुका था और घर के सभी कर्मचारी अपने दैनिक कामों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके थे। देवराज ने अपनी खिड़की से देखा कि अनन्या फिर से अपने उसी पुराने और फटे हुए कपड़ों में बगीचे की सूखी पत्तियां बहुत ही खामोशी से साफ कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था और उसकी झुकी हुई आंखों में कल रात के उस खौफनाक सच का कोई भी नामोनिशान नहीं था। यह दुनिया का सबसे बेहतरीन और खतरनाक नाटक था जो लगातार उनके सामने खेला जा रहा था। देवराज ने एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस ली और अपनी मेज पर रखी उस खौफनाक जांच रिपोर्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने अपने मन में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक फैसला ले लिया था जो उनके पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। वह अब इस खेल में सिर्फ एक खामोश दर्शक बनकर नहीं रहने वाले थे, बल्कि वह भी इस खतरनाक शतरंज के खेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने इंटरकॉम का बटन बहुत ही जोर से दबाया और विक्रम को निर्देश दिया कि वह घर के सभी बाहरी सुरक्षा घेरों को और भी ज्यादा मजबूत कर दे। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि शाम को जब बाकी सभी कर्मचारी अपने घर चले जाएं, तो मीरा को सीधे उनके निजी और गुप्त पुस्तकालय में भेजा जाए। एक बहुत ही बड़े और खौफनाक तूफान की शुरुआत होने वाली थी और देवराज खुद उस भयंकर तूफान का दरवाजा पूरी तरह से खोलने के लिए जा रहे थे। शाम का अंधेरा धीरे धीरे पूरे महल को अपनी गहरी आगोश में ले रहा था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। देवराज अपने गुप्त पुस्तकालय में बैठे हुए थे और उनके सामने मेज पर वह खौफनाक जांच रिपोर्ट रखी हुई थी। कमरे में सिर्फ एक पुराने लैंप की बहुत ही मध्यम रोशनी थी जो उनके गंभीर चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को आज जल्दी छुट्टी दे दी थी ताकि इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुलाकात के दौरान कोई भी उन्हें परेशान न कर सके। ठीक 8 बजे पुस्तकालय के भारी और नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की सी दस्तक हुई जिसने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। देवराज ने अपनी भारी और रोबीली आवाज में अंदर आने की इजाजत दी और दरवाजा बहुत ही धीमी आवाज के साथ खुला। मीरा अपने उसी पुराने सूती लिबास में अपना सिर झुकाए हुए बहुत ही शांत कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही बेबसी और लाचारी का शानदार मुखौटा था जिसे वह पिछले कई महीनों से लगातार पहनती आ रही थी। देवराज ने उसे बैठने का कोई इशारा नहीं किया, बल्कि अपनी जगह से उठकर सीधे उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी तेज और पारखी आंखें उस महिला के चेहरे के हर एक छोटे से भाव को बहुत ही गहराई से पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने बिना किसी लंबी भूमिका के बहुत ही सीधे और ठंडे लहजे में कहा कि वह अब यह बेचारी और लाचार नौकरानी का नाटक पूरी तरह से बंद कर सकती है। देवराज ने उस भारी फाइल को उठाया और बहुत जोर से अपनी मेज पर पटक दिया। उस भारी फाइल के मेज पर टकराने की तेज आवाज पूरे पुस्तकालय में बहुत ही डरावने तरीके से गूंज उठी थी। देवराज ने अपनी आवाज को और भी ज्यादा सख्त करते हुए उसे उसके असली नाम अनन्या से पुकारा और कहा कि उसका सारा सच अब बाहर आ चुका है। यह नाम सुनते ही मीरा के शरीर में एक बहुत ही हल्का सा लेकिन स्पष्ट कंपन हुआ जिसे देवराज की तेज नजरों ने तुरंत पकड़ लिया। हालांकि अगले ही पल उस महिला ने खुद को फिर से पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। मीरा ने धीरे धीरे अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों का वह बेबस और डरा हुआ भाव अचानक पूरी तरह से गायब हो गया। उन आंखों में अब एक ऐसी ठंडी और खौफनाक आग जल रही थी जिसे देखकर किसी भी आम इंसान की रूह पूरी तरह से कांप सकती थी। उसने अपने चेहरे से वह मासूमियत का पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया और एक बहुत ही निडर और खतरनाक योद्धा की तरह
देवराज की आंखों में सीधे देखने लगी। यह बदलाव वास्तव में बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। अनन्या ने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में देवराज से पूछा कि उन्हें यह सब जानकारी कैसे और कहां से हासिल हुई है। उसकी आवाज में अब कोई भी घबराहट या डर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और खतरनाक आत्मविश्वास झलक रहा था। देवराज ने उसे बताया कि जब कोई इंसान अपनी चाल ढाल और सजगता में इतनी ज्यादा परिपूर्णता दिखाता है तो वह किसी भी तेज नजर वाले इंसान का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेता है। उन्होंने उसे विक्रम की उस पूरी गुप्त जांच के बारे में बताया। देवराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस ईमानदार और निडर सरकारी वकील का जिक्र किया जिसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें उस खौफनाक रात और उस क्रूर माफिया डॉन विक्रम बजाज के बारे में अब सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से पता चल चुका है। यह सुनते ही अनन्या की आंखों में एक बहुत ही गहरा दर्द और उसके साथ ही एक भयंकर नफरत का तूफान साफ दिखाई देने लगा था। उसके हाथों की मुट्ठियां बहुत ही ज्यादा कसकर बंध चुकी थीं। अनन्या ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और अपने उन पुराने और खौफनाक जख्मों को याद करते हुए उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गईं। उसने बहुत ही भारी और दर्दनाक आवाज में बताया कि कैसे उस रात उन क्रूर दरिंदों ने उसके बेगुनाह और ईमानदार पति को उसके सामने ही बहुत बुरी तरह से तड़पाकर मार डाला था। वह आदमी केवल अपने देश के कानून और न्याय की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन भ्रष्ट लोगों ने उसे झूठे आरोपों में फंसाकर बहुत ही बेरहमी से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसने देवराज को बताया कि विक्रम बजाज केवल एक बहुत बड़ा अपराधी ही नहीं है, बल्कि वह एक बहुत ही क्रूर और खूंखार शैतान है। वह डॉन अपने रास्ते में आने वाले हर उस इंसान को बहुत ही बेरहमी से कुचल देता है जो उसकी उस काली और खौफनाक दुनिया के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है। अनन्या ने कहा कि उस रात उसे भी उन लोगों ने मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। वह केवल अपने पति की मौत का खौफनाक बदला लेने के लिए ही जिंदा बची थी। अनन्या ने बहुत ही दृढ़ और खतरनाक आवाज में देवराज से कहा कि उसने अपने पति की जलती हुई चिता के सामने एक बहुत ही भयानक कसम खाई थी। उसने कसम खाई थी कि वह विक्रम बजाज और उसके उस पूरे खौफनाक साम्राज्य को जड़ से उखाड़कर पूरी तरह से राख में मिला देगी। इसी भयंकर प्रतिशोध की आग ने उसे एक साधारण और घरेलू महिला से एक बहुत ही खतरनाक और खामोश शिकारी में पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। वह अपने दुश्मन के हर एक कदम का बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रही थी। देवराज ने उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि उसने छुपने और अपनी इस खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए उनके ही घर को क्यों चुना। अनन्या ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि देवराज सिंघानिया का यह विशाल और अभेद्य महल पूरे शहर में सबसे सुरक्षित जगह थी। यहाँ की उच्च स्तरीय सुरक्षा और देवराज का खुद का रसूख उसे पुलिस और अंडरवर्ल्ड दोनों की तेज नजरों से पूरी तरह से बचाकर रख सकता था। इसके अलावा विक्रम बजाज की देवराज के कारोबारी साम्राज्य पर हमेशा से ही एक बुरी नजर रही थी। अनन्या ने बताया कि वह पिछले 6 महीनों से इस घर में एक नौकरानी बनकर सिर्फ और सिर्फ बहुत ही महत्वपूर्ण और खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर रही थी। देवराज के घर में अक्सर शहर के बहुत बड़े और रसूखदार लोग आते रहते थे और उनके बीच होने वाली बातचीत से उसे कई जरूरी बातें पता चलती थीं। वह बहुत ही खामोशी से विक्रम बजाज के काले धंधों और उसके भ्रष्ट सहयोगियों के बारे में एक बहुत ही मजबूत और खतरनाक जाल बुन रही थी। यह सब उसकी उस बड़ी और अंतिम लड़ाई की एक बहुत ही ठोस तैयारी थी। देवराज इस बहादुर और चतुर महिला की इतनी गहरी और खतरनाक योजना को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने देखा कि अनन्या के पास कोई भी हथियार नहीं था, लेकिन उसका तेज दिमाग और उसकी यह खौफनाक योजना किसी भी परमाणु बम से बहुत ज्यादा विनाशकारी थी। वह अकेली ही उस पूरे खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट को तबाह करने का एक बहुत ही पुख्ता ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में तैयार कर चुकी थी। देवराज को यह एहसास हो गया था
कि यह महिला अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देवराज अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए और उन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्रा में अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। उन्होंने अनन्या की आंखों में सीधा देखते हुए एक बहुत ही चौंकाने वाला और अप्रत्याशित प्रस्ताव रखा, जिसने कमरे के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। देवराज ने कहा कि वह इस खतरनाक और जानलेवा जंग में अब अकेली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह उसकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। यह सुनकर अनन्या की आंखों में पहली बार एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी हैरानी के भय भाव साफ दिखाई दिए। अनन्या ने बहुत ही शक भरी नजरों से देवराज की तरफ देखा और उनसे पूछा कि एक इतना बड़ा और मशहूर उद्योगपति उसकी इस खूनी लड़ाई में क्यों शामिल होना चाहता है। देवराज ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और अपनी खिड़की के बाहर घने अंधेरे में देखते हुए अपनी एक पुरानी और दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि विक्रम बजाज के इसी खतरनाक सिंडिकेट ने कई साल पहले उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त और व्यापारिक साझेदार की भी बड़ी ही निर्दयता से हत्या करवा दी थी। वह भी बदला लेना चाहते थे। देवराज ने अपनी बात को बहुत ही सख्त लहजे में आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनका दुश्मन एक ही है और दुश्मन का दुश्मन हमेशा एक बहुत ही अच्छा और भरोसेमंद दोस्त होता है। उन्होंने कहा कि विक्रम बजाज का वह बढ़ता हुआ खौफनाक साम्राज्य पूरे शहर के व्यापार और शांति के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। वह अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करके हर उस इंसान को खत्म कर रहा है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। इसलिए उस शैतान को खत्म करना अब केवल अनन्या की ही नहीं, बल्कि उनकी भी लड़ाई बन चुकी है। अनन्या अभी भी देवराज के इस अचानक दिए गए प्रस्ताव पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत से धोखे खाए थे। उसने देवराज को चेतावनी देते हुए कहा कि विक्रम बजाज से दुश्मनी मोल लेने का सीधा मतलब अपनी मौत को खुद बुलावा देना है। वह एक बहुत ही खूंखार जानवर है जो अपने दुश्मनों के पूरे परिवार को बहुत ही बेरहमी से खत्म करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है। अनन्या नहीं चाहती थी कि उसकी इस खूनी लड़ाई की वजह से देवराज के परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचे। देवराज ने बहुत ही शांत लेकिन एक बहुत ही मजबूत आवाज में अनन्या को भरोसा दिलाया कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करना बहुत अच्छी तरह से आता है। उन्होंने कहा कि उनके पास संसाधनों, पैसे और राजनीतिक संपर्कों की कोई कमी नहीं है जो इस खतरनाक जंग में उनके बहुत काम आएंगे। देवराज ने उसे बताया कि वह विक्रम बजाज के हर एक कानूनी और गैर कानूनी काम पर बहुत ही पैनी नजर रख सकते हैं। उनकी यह ताकत और अनन्या का वह खौफनाक प्रतिशोध मिलकर उस शैतान को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। अनन्या ने कुछ देर तक एक बहुत ही गहरी और खामोश सोच में डूबने के बाद अपना अंतिम फैसला सुनाया। उसने देवराज की आंखों में देखा और एक बहुत ही हल्का सा लेकिन एक बहुत ही खतरनाक सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। उस रात उस बंद और एकांत पुस्तकालय में एक बहुत ही खौफनाक और शक्तिशाली गठबंधन का जन्म हुआ था। एक मशहूर और ताकतवर उद्योगपति और एक बेबस विधवा जो अब एक बहुत ही खतरनाक शिकारी बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर मौत का एक बहुत ही भयानक खेल खेलने की कसम खा ली थी। देवराज ने तुरंत अपनी तिजोरी खोली और उसमें से शहर के नक्शे और कई महत्वपूर्ण व्यापारिक दस्तावेज निकालकर मेज पर फैला दिए। उन्होंने अनन्या के साथ मिलकर विक्रम बजाज के उन सभी गैर कानूनी अड्डों और काले धन के ठिकानों की पहचान करना शुरू कर दिया। अनन्या ने भी अपनी तेज याददाश्त का इस्तेमाल करते हुए उन सभी भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के नाम बताए जो उस डॉन की मदद कर रहे थे। यह एक बहुत ही लंबी और खतरनाक योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था जो बहुत ही बारीकी से उठाया जा रहा था। उन्होंने विक्रम बजाज की सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया। अनन्या ने बताया कि उस डॉन का सबसे बड़ा हथियार उसका वह असीमित काला धन है जिसके दम पर वह पूरी व्यवस्था को खरीद लेता है। अगर वे किसी तरह से उसके पैसे के उन सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दें तो वह शैतान बहुत ही जल्दी कमजोर हो जाएगा।
देवराज ने इस बात से पूरी तरह सहमति जताई और कहा कि वह अपने वित्तीय नेटवर्क का इस्तेमाल करके उस डॉन की कमर तोड़ देंगे। देवराज ने अनन्या से कहा कि अब उसे इस घर में एक साधारण नौकरानी बनकर रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वह अनन्या को अपना एक बहुत ही खास और गुप्त रणनीतिक सलाहकार नियुक्त करेंगे जो केवल उनके लिए काम करेगी। इससे अनन्या को उनके घर की हर एक सुविधा और हर एक संसाधन तक पूरी तरह से अबाधित पहुंच मिल जाएगी। हालांकि बाहरी दुनिया और घर के बाकी लोगों के लिए वह अभी भी केवल एक साधारण कर्मचारी ही रहने वाली थी, ताकि किसी को भी उनकी इस खौफनाक योजना पर कोई शक न हो सके। अनन्या ने देवराज के इस रणनीतिक कदम की बहुत ही खामोशी से तारीफ की और उनके इस नए आदेश को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि देवराज की यह भारी वित्तीय और तार्किक मदद के उस भयंकर प्रतिशोध की आग को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगी। उसने देवराज से वादा किया कि वह उनके भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगी और विक्रम बजाज को उसके किए गए उन सभी खौफनाक पापों की सबसे दर्दनाक सजा जरूर दिलवाएगी। उस रात उन दोनों की आंखों में एक बहुत ही खौफनाक जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। रात काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी और उस पुस्तकालय की पुरानी घड़ी ने रात के ठीक 3 बजने का इशारा किया था। देवराज और अनन्या ने अपनी उस पहली और सबसे महत्वपूर्ण गुप्त बैठक को खत्म किया और उन सभी अहम दस्तावेजों को वापस उस भारी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया। अनन्या ने एक बार फिर से अपना वह पुराना सूती दुपट्टा अपने सिर पर रख लिया और अपने चेहरे पर वही पुराना बेबस भाव वापस ला दिया। वह उसी खामोशी के साथ उस कमरे से बाहर निकल गई जैसे वह कुछ घंटों पहले वहां दाखिल हुई थी। अनन्या के जाने के बाद देवराज उस खाली और शांत कमरे में बिल्कुल अकेले रह गए थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही भयंकर ऊर्जा दौड़ रही थी। वह जानते थे कि उन्होंने जिस रास्ते को आज चुना है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक और सीधे मौत की तरफ जाने वाला रास्ता है, लेकिन उनके दिल में अब किसी भी तरह का कोई डर या कोई पछतावा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने अपनी मेज पर रखी अपनी पत्नी और बच्चों की एक बहुत ही पुरानी तस्वीर को देखा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही सख्त कसम खाई। देवराज ने अपने लैपटॉप को खोला और अपने सभी सबसे ज्यादा भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों और कुछ बहुत ही चुनिंदा हैकर्स को एक गुप्त संदेश भेजा। उन्होंने उन्हें एक बहुत ही बड़े और खतरनाक गुप्त मिशन के लिए तुरंत तैयार रहने का कड़ा आदेश दिया था। वह कल सुबह ही अपने पूरे परिवार को इस खौफनाक सच्चाई के बारे में बताने वाले थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके परिवार को किसी और से यह बात पता चले। यह एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक काम होने वाला था, लेकिन यह उनके इस बड़े मिशन का एक जरूरी हिस्सा था। अगले दिन का सूरज इस शहर के लिए एक बहुत ही खौफनाक और बड़े तूफान की पहली और सबसे डरावनी चेतावनी लेकर आने वाला था। विक्रम बजाज, जो अपने उस खौफनाक महल में बैठकर अपनी जीत का बहुत ही घमंडी जश्न मना रहा था, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी और खौफनाक मौत उसके ही शहर में एक बहुत ही मजबूत और खतरनाक जाल बुन रही है। एक ऐसा जाल जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर उद्योगपति और एक सबसे खतरनाक विधवा मिलकर बहुत ही बारीकी से तैयार कर रहे थे। देवराज ने उस पुराने लैंप को बुझा दिया और उस घने अंधेरे में अपनी आंखें बंद करके आने वाले उस भयानक युद्ध के बारे में सोचने लगे। उन्हें पता था कि जब वह कल सुबह अपने परिवार के सामने यह सारा सच खोलेंगे तो घर में एक बहुत ही बड़ा भूचाल आ जाएगा। उनकी पत्नी और बच्चे शायद उनके इस खतरनाक और जानलेवा फैसले को कभी भी पूरी तरह से समझ या स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन धर्म और न्याय की इस खौफनाक लड़ाई में कभी कभी अपनों को ही सबसे ज्यादा दर्द देना पड़ता है, और वह इसके लिए तैयार थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही देवराज सिंघानिया का पूरा घर एक अजीब सी बेचैनी और तनाव से भर गया था। देवराज ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मुख्य बैठक कक्ष में तुरंत उपस्थित होने का
एक बहुत ही सख्त और अप्रत्याशित आदेश दिया था। उनकी पत्नी सुमित्रा और उनके दोनों बेटे राहुल और आर्यन पूरी तरह से हैरान थे कि इतनी सुबह उनके पिता ने यह आपातकालीन बैठक क्यों बुलाई है। घर का माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर और भारी लग रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। सुमित्रा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसे किसी बहुत बड़ी अनहोनी की गहरी आशंका महसूस हो रही थी। राहुल, जो पारिवारिक व्यवसाय का काम संभालता था, वह भी अपने पिता के इस अचानक लिए गए फैसले से काफी ज्यादा परेशान था। आर्यन, जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, वह अपनी नींद खराब होने की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था। जब वे सभी लोग उस विशाल बैठक कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवराज अपनी मुख्य कुर्सी पर बहुत ही गंभीर और कठोर मुद्रा में बैठे हुए थे। देवराज के चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक शांति थी जिसे उनके परिवार ने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। उनके ठीक पीछे कुछ दूरी पर मीरा खड़ी थी, जिसका सिर हमेशा की तरह झुका हुआ था और चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। सुमित्रा को यह देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि उनके परिवार की इस बेहद निजी और महत्वपूर्ण बैठक में एक साधारण सी नौकरानी को क्यों खड़ा किया गया है। राहुल और आर्यन भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि यह स्थिति उनके लिए बहुत ही अजीब और पूरी तरह से समझ से बाहर थी। देवराज ने एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में उस भयानक खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उन्होंने अपने परिवार की आंखों में सीधा देखते हुए एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला सुनाया जिसने पूरे कमरे की हवा को पूरी तरह से जमा कर रख दिया। देवराज ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह अपने व्यापारिक साम्राज्य के सभी वित्तीय अधिकारों और अपने खुफिया तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा मीरा को सौंपने जा रहे हैं। यह एक ऐसा फैसला था जिसे सुनना किसी के लिए भी आसान नहीं था। यह भयानक घोषणा सुनते ही सुमित्रा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह पूरी तरह से सदमे में आ गई। राहुल झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और उसने अपने पिता से बहुत ही ऊंची आवाज में पूछा कि क्या उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आर्यन भी बहुत ज्यादा डर गया था और वह अपनी मांग का हाथ कसकर पकड़कर बस अपने पिता का वह कठोर चेहरा देख रहा था। कमरे में एक बहुत ही भारी और दर्दनाक सन्नाटा छा गया, जिसे सहना अब लगभग नामुमकिन हो रहा था। सुमित्रा की आंखों से आंसुओं की एक बहुत ही तेज धार बहने लगी और उसने रोते हुए देवराज से इस फैसले का कारण पूछा। उसने कहा कि एक अनजान और साधारण नौकरानी को उनके जीवन भर की पूरी मेहनत और खून पसीने की कमाई कैसे सौंपी जा सकती है। राहुल ने भी अपनी ओर ली मांग का साथ देते हुए कहा कि यह महिला निश्चित रूप से उनके पिता को किसी बहुत बड़े और खतरनाक काले जादू से वश में कर चुकी है। वह उस नौकरानी को तुरंत घर से बाहर निकालने की बहुत ही जोरदार वकालत करने लगा था। देवराज अपने परिवार के इस भारी विरोध और आंसुओं के बावजूद अपनी जगह पर एक मजबूत चट्टान की तरह बिल्कुल अडिग बैठे रहे। उन्होंने बहुत ही ठंडे और खतरनाक लहजे में कहा कि उनका यह फैसला पूरी तरह से अंतिम है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने बेटों को शांत रहने का कड़ा आदेश दिया और कहा कि मीरा कोई साधारण नौकरानी नहीं है, बल्कि वह एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक लड़ाई का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवराज ने परिवार को मीरा का असली नाम और उसकी वह खौफनाक सच्चाई बता दी। देवराज ने बहुत ही विस्तार से विक्रम बजाज के उस पूरे खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट और उस ईमानदार सरकारी वकील की निर्मम हत्या की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वह क्रूर और घमंडी माफिया डॉन पूरे शहर के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है और उसे खत्म करना कितना जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि विक्रम बजाज के आदमियों ने ही कई साल पहले उनके सबसे अच्छे और करीबी दोस्त की भी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की थी। यह सारी बातें सुनकर सुमित्रा और दोनों बेटों के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। सुमित्रा अब बहुत ही जोर जोर से रोने लगी थी और उसने देवराज के सामने हाथ जोड़कर इस जानलेवा लड़ाई से दूर रहने की भीख मांगी। उसने कहा कि विक्रम बजाज
एक बहुत ही खूंखार और बेरहम जानवर है जो उनके पूरे परिवार को बहुत ही आसानी से मौत के घाट उतार सकता है। राहुल भी अब डर के मारे कांपने लगा था और उसने अपने पिता से कहा कि यह पुलिस और कानून का काम है, उनका नहीं। वे सभी लोग अपनी जान को जोखिम में डालने के इस विचार से बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुके थे। देवराज ने अपनी पत्नी के उन कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया, लेकिन उनके चेहरे की वह कठोरता अभी भी बिल्कुल कम नहीं हुई थी। उन्होंने सुमित्रा की आंखों में देखते हुए कहा कि जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो किसी न किसी को तो उसके खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ती है। अगर वे सभी लोग डरकर इसी तरह चुप बैठे रहे तो एक दिन वह खूंखार शैतान उनके घर के दरवाजे तक भी जरूर पहुंच जाएगा। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे टालना अब किसी के लिए भी संभव नहीं था। आर्यन, जो अब तक पूरी तरह से चुप था, उसने रोते हुए अपने पिता से पूछा कि क्या उन्हें अपनी जान और अपने परिवार से कोई प्यार नहीं है। देवराज ने बहुत ही प्यार से अपने छोटे बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि वह यह सब केवल अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनन्या का यह खौफनाक प्रतिशोध और उनका भारी वित्तीय संसाधन मिलकर उस शैतान का हमेशा के लिए अंत कर सकते हैं। उन्हें बस अपने परिवार के अटूट विश्वास और उनके पूरे समर्थन की जरूरत है। इस पूरे भावनात्मक और दर्दनाक हंगामे के बीच अनन्या बिल्कुल खामोश खड़ी रही और उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सी शांति थी। वह इन सभी पारिवारिक आंसुओं और इस भारी ड्रामे से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उसका दिल बहुत पहले ही पूरी तरह से पत्थर का बन चुका था। वह बस अपने उस खौफनाक लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही थी और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। वह अपने पति की मौत का हर हाल में एक दर्दनाक बदला लेना चाहती थी। राहुल अपनी जगह से उठा और उसने बहुत ही गुस्से में अनन्या की तरफ एक बहुत ही खतरनाक और चेतावनी भरी उंगली उठाई। उसने कहा कि अगर इस अनजान महिला की वजह से उसके परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोंच भी आई तो वह खुद उसे जान से मार देगा। अनन्या ने राहुल की उस गुस्से से भरी आंखों में सीधा देखा और बिना कोई शब्द कहे बस एक बहुत ही हल्का सा और ठंडा सिर हिला दिया। वह उस नौजवान के इस भारी डर और उसके बेतहाशा गुस्से को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। देवराज ने अपने बेटे को शांत किया और अपनी पूरी ताकत के साथ यह ऐलान किया कि आज से यह विशाल महल केवल उनका घर नहीं है। उन्होंने कहा कि अब से यह घर विक्रम बजाज के खिलाफ इस खौफनाक युद्ध का मुख्य नियंत्रण कक्ष और उनका सबसे सुरक्षित मुख्यालय भी होगा। देवराज ने अपनी तिजोरी से एक बहुत ही खास और उच्च तकनीकी सुविधाओं वाला लैपटॉप निकाला और उसे सीधे अनन्या के हाथों में सौंप दिया। यह एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम था जो उन्होंने पूरी तरह से सोच समझकर उठाया था। देवराज ने अपने परिवार को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि घर के अंदर होने वाली किसी भी गतिविधि की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका सारा कारोबार अब सामान्य रूप से चलता रहेगा ताकि विक्रम बजाज को उन पर कोई भी शक करने का मौका न मिल सके। देवराज ने बहुत ही सख्त लहजे में आदेश दिया कि अनन्या अब उनके हर एक फैसले में बराबर की भागीदार होगी और कोई उसके आदेशों को नहीं टालेगा। यह बात सुमित्रा और उसके दोनों बेटों के लिए किसी बहुत बड़े और कड़वे जहर जैसी थी। बैठक खत्म होने के बाद सुमित्रा रोते हुए अपने कमरे में चली गई और राहुल तथा आर्यन भी बहुत ही निराशा और डर के साथ बाहर निकल गए। विशाल बैठक कक्ष में अब केवल देवराज और वह रहस्यमयी विधवा अनन्या ही बचे थे जो एक बहुत बड़े तूफान की तैयारी कर रहे थे। देवराज ने एक बहुत ही लंबी सांस ली और अनन्या की तरफ देखते हुए कहा कि उनके परिवार का यह दर्द और यह आंसू बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन वह जानते थे कि यह सारी परेशानी उनके एक सुरक्षित और बेहतरीन कल के लिए बहुत जरूरी थी। अनन्या ने देवराज के इस भारी और दर्दनाक त्याग को बहुत गहराई से महसूस किया और उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सा सम्मान दिखाई दिया। उसने बहुत ही शांत आवाज में
देवराज से वादा किया कि वह उनके परिवार की सुरक्षा को अपनी जान से भी ज्यादा सुरक्षित और मजबूत रखेगी। उसने कहा कि विक्रम बजाज का अंत बहुत ही दर्दनाक होगा और वह उस शैतान को उसकी हर एक गलती की बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और अटूट विश्वास कायम हो चुका था। अगले ही दिन से देवराज के उस विशाल और आलीशान महल का पूरा स्वरूप पूरी तरह से बदलना शुरू हो गया था। उनके मुख्य पुस्तकालय को एक बहुत ही उन्नत और खतरनाक तकनीकी नियंत्रण कक्ष में बदल दिया गया, जहां कई सारे बड़े कंप्यूटर लगाए गए थे। अनन्या अब उस पुराने सूती लिबास को छोड़कर बहुत ही आरामदायक और आधुनिक कपड़ों में रहने लगी थी, जो उसे तेजी से काम करने में मदद करते थे। उसने देवराज के पूरे वित्तीय नेटवर्क और उन सभी गुप्त खुफिया रिपोर्टों का बहुत ही गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया था। विक्रम बजाज का वह पूरा क्रूर साम्राज्य काले धन और कई सारे गैर कानूनी जुआ घरों पर पूरी तरह से निर्भर करता था। अनन्या ने अपनी पहली और सबसे खतरनाक चाल चलने के लिए उसके उन सभी मुख्य वित्तीय रास्तों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। उसने देवराज के सबसे बेहतरीन और खतरनाक हैकर्स का इस्तेमाल करके विक्रम बजाज के उन सभी विदेशी बैंक खातों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। यह एक बहुत ही जोखिम भरा काम था, लेकिन अनन्या अपनी इस खौफनाक रणनीति में पूरी तरह से माहिर और बेखौफ हो चुकी थी। सुमित्रा दूर से अपनी नौकरानी को इस तरह एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक कमांडर की तरह आदेश देते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रहती थी। वह अभी भी इस बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके पति ने इतना बड़ा और खतरनाक दांव क्यों खेला है, लेकिन वह देवराज की आंखों में वह खौफनाक दृढ़ संकल्प देख सकती थी जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं तोड़ पाई थी। वह बस अपने भगवान से अपने पूरे परिवार की सलामती के लिए दिन रात प्रार्थना करती रहती थी। राहुल ने भी अब धीरे धीरे इस नई और खतरनाक सच्चाई के साथ समझौता करना सीख लिया था और वह अपने पिता की मदद करने लगा था। उसने अपने व्यापारिक दौरों का इस्तेमाल करके शहर के अन्य बड़े व्यापारियों को विक्रम बजाज के उस काले और खौफनाक प्रभाव से दूर करना शुरू कर दिया। हालांकि वह अभी भी अनन्या पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता था, लेकिन वह उसकी उस खतरनाक और तेज बुद्धि का कायल जरूर हो गया था। उन सभी की एक छोटी सी गलती उन्हें सीधे मौत के खौफनाक घाट उतार सकती थी। एक रात अनन्या अपने उस गुप्त नियंत्रण कक्ष में बैठी हुई लगातार कुछ बहुत ही अहम और संवेदनशील फाइलों की गहरी जांच कर रही थी। उसने अचानक पाया कि विक्रम बजाज अपनी एक बहुत ही बड़ी और काली कमाई को एक विदेशी मुखौटा कंपनी के जरिए सफेद करने जा रहा है। यह एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक सौदा था, जिसके जरिए वह माफिया डॉन अपने उस पूरे साम्राज्य को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता था। अनन्या की आंखों में एक बहुत ही तेज और खतरनाक चमक आ गई, क्योंकि उसे वह कमजोरी मिल चुकी थी। उसने तुरंत देवराज को आधी रात को वहां बुलाया और उन्हें उस पूरे खौफनाक और बड़े वित्तीय लेनदेन की सारी बारीकियां समझा दी। अनन्या ने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई, जिसके तहत वे लोग उस पूरे पैसे को बीच रास्ते में ही गायब करने वाले थे। देवराज ने बिना कोई सवाल पूछे उसकी उस योजना को अपनी मंजूरी दे दी और अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे दोनों मिलकर उस शैतान को एक ऐसा गहरा घाव देने वाले थे जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। उस पूरी खौफनाक योजना को बहुत ही ज्यादा बारीकी और सतर्कता के साथ लागू किया गया, जिसमें किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हैकर्स ने कर दिया। जब उस डॉन को इस भयंकर और बहुत बड़े नुकसान की खबर मिली तो उसका वह सारा घमंड और उसका गुरूर पूरी तरह से टूट गया। उसने गुस्से में अपने उस पूरे महल को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया और वह पागलों की तरह चीखने लगा। विक्रम बजाज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई भी इंसान उसके इतने बड़े और मजबूत वित्तीय तंत्र में इस तरह सेंध लगा सकता है।
उसे लगा कि यह किसी बहुत बड़े और खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम है, क्योंकि कोई स्थानीय दुश्मन ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता था। उसका वह पूरा क्रूर और खौफनाक साम्राज्य अब अचानक पैसे की भारी कमी से बहुत ही बुरी तरह जूझने लगा था। अनन्या की वह पहली और खतरनाक चाल पूरी तरह से सफल रही थी, और उसका वह खूनी खेल अब शुरू हो चुका था। जब यह शानदार और बहुत ही बड़ी खबर देवराज के महल में पहुंची, तो वहां का पूरा माहौल ही अचानक पूरी तरह से बदल गया था। राहुल और आर्यन की आंखों में भी अब उस रहस्यमयी महिला के लिए एक बहुत ही अजीब सी प्रशंसा और एक बहुत बड़ा सम्मान दिखाई देने लगा था। सुमित्रा ने भी पहली बार महसूस किया कि उसके पति ने इस महिला पर इतना बड़ा भरोसा करके कोई भी गलती नहीं की थी। वह औरत वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक और तेज दिमाग वाली एक बहुत ही बड़ी और खामोश योद्धा थी। देवराज ने एक बहुत ही शानदार विदेशी शराब की बोतल खोली और अनन्या की तरफ एक गिलास बढ़ाते हुए अपनी उस पहली और बहुत बड़ी जीत का जश्न मनाया। अनन्या ने उस गिलास को छुआ तक नहीं, और उसकी नजरें अभी भी उन कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे उन लाल रंग के खतरनाक आंकड़ों पर टिकी थी। उसने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में कहा कि यह तो बस एक बहुत ही छोटी सी और मामूली शुरुआत है, असली तबाही तो अभी आनी बाकी है। वह उस डॉन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी। अगले कुछ दिनों तक विक्रम बजाज का वह पूरा सिंडिकेट पागलों की तरह उस अदृश्य दुश्मन की तलाश में पूरे शहर में बहुत ज्यादा भटकता रहा। उसने अपने सभी भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और खुफिया तंत्र को इस काम में लगा दिया, लेकिन उन्हें कोई भी ठोस और सही सुराग बिल्कुल नहीं मिला। देवराज का वह मजबूत और अभेद्य सुरक्षा घेरा और अनन्या की वह खौफनाक चालाकी उन्हें हर तरह की परेशानी और खतरे से पूरी तरह बचाए हुए थी। विक्रम बजाज धीरे धीरे अपनी उस भयंकर हताशा और भारी निराशा के बहुत ही गहरे दलदल में डूबता जा रहा था। अनन्या अपनी उस खौफनाक योजना के अगले चरण को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर और पूरी तरह से सतर्क थी, क्योंकि अब असली खतरा शुरू होने वाला था। वह जानती थी कि एक घायल और भूखा भेड़िया हमेशा बहुत ज्यादा आक्रामक और खतरनाक हो जाता है, और विक्रम बजाज भी अब यही करने वाला था। उसने देवराज को चेतावनी दी कि अब उन्हें हर एक कदम बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और बहुत भारी सुरक्षा के बीच उठाना होगा। वह डॉन अब अपनी उस पूरी खौफनाक ताकत का इस्तेमाल करके उन पर बहुत ही भयानक हमला करने वाला था। देवराज ने अपने उस पूरे विशाल महल की सुरक्षा को किसी उच्च स्तरीय सैन्य छावनी की तरह बहुत ही ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना दिया था। हर जगह कैमरे और हथियारबंद गार्ड तैनात थे, और किसी भी बाहरी व्यक्ति का वहां आना पूरी तरह से प्रतिबंधित और बैन कर दिया गया था। सुमित्रा और दोनों बच्चे भी अब इस खौफनाक और खतरनाक माहौल में रहना पूरी तरह से सीख चुके थे, और वे भी इस लड़ाई का हिस्सा बन चुके थे। अब बस उस खौफनाक और भयानक तूफान के उस आखिरी और बड़े टकराव का ही पूरा इंतजार था। देवराज के उस विशाल महल का गुप्त पुस्तकालय अब एक अत्याधुनिक तकनीकी युद्ध कक्ष में पूरी तरह से तब्दील हो चुका था। अनन्या कई सारे बड़े कंप्यूटर मॉनिटर के सामने बैठी हुई अपनी तेज उंगलियों को कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चला रही थी। स्क्रीन पर कई अंतरराष्ट्रीय बैंक खातों और शेल कंपनियों के जटिल नेटवर्क के आंकड़े लगातार चमक रहे थे। वह विक्रम बजाज के उस काले साम्राज्य की सबसे कमजोर आर्थिक नसों को पूरी तरह से काटने की एक बहुत भयानक योजना पर काम कर रही थी। विक्रम बजाज का सबसे बड़ा हथियार उसका वह असीमित काला धन था, जिसे वह विदेशी बैंकों के जरिए चालाकी से सफेद करता था। अनन्या ने देवराज के सबसे बेहतरीन हैकर्स की मदद से उस पूरे वित्तीय ढांचे में कई खतरनाक वायरस डाल दिए थे। जैसे ही विक्रम के अकाउंटेंट ने एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करने की कोशिश की, वह सारा पैसा अचानक गायब हो गया। यह कोई मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि करोड़ों डॉलर का एक सटीक और भयानक आर्थिक हमला था, जिसने सबको चौंका दिया। शहर के दूसरे छोर पर अपने भव्य और आलीशान महल में बैठा विक्रम बजाज गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए उस महंगे शराब के गिलास को
पूरी ताकत से सामने की दीवार पर दे मारा। कांच के हजारों टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए और उसके सामने खड़े उसके सभी खास गुर्गे डर के मारे कांपने लगे थे। उसका सबसे भरोसेमंद और चालाक मुनीम जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ अपनी जान की भीख मांग रहा था। विक्रम अपनी जगह से उठा और उसने उस मुनीम की छाती पर बहुत ही जोर से एक लात मारी, जिससे वह दूर जा गिरा। विक्रम का घमंड इतना ज्यादा था कि वह यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि कोई भी इंसान उसके इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि यह शहर के किसी बहुत ही छोटे प्रतिद्वंद्वी गिरोह की घटिया चाल है। उसे अपनी ताकत पर इतना अंधा विश्वास था कि वह असली खतरा नहीं देख पा रहा था। दूसरी तरफ अनन्या ने अपनी उस खौफनाक और भयानक तबाही को केवल एक ही झटके तक बिल्कुल भी सीमित नहीं रखा था। उसने अगले ही दिन विक्रम के 3 सबसे बड़े अवैध कैसीनो और सट्टेबाजी के अड्डों की गुप्त जानकारी पुलिस को गुमनाम तरीके से भेज दी। देवराज ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस बात को सुनिश्चित किया कि वह पुलिस की छापेमारी पूरी तरह से सफल हो। उस एक ही रात में विक्रम के कई खास आदमी गिरफ्तार हो गए और करोड़ों का काला धन जब्त कर लिया गया। देवराज अपने नियंत्रण कक्ष में खड़े होकर स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक बहुत गहरी मुस्कान थी। उन्होंने जिंदगी में कई बड़े व्यापारिक युद्ध लड़े थे, लेकिन अनन्या की इस खौफनाक रणनीति ने उन्हें भी पूरी तरह से हैरान कर दिया था। वह महिला अपने दुश्मन को सीधे मारने के बजाय उसे धीरे धीरे तड़पाकर उसके अस्तित्व को ही खत्म कर रही थी। देवराज को यह एहसास हो गया था कि एक औरत का प्रतिशोध दुनिया के किसी भी हथियार से ज्यादा विनाशकारी होता है। विक्रम बजाज का वह पूरा खतरनाक सिंडिकेट अब ताश के पत्तों की तरह बहुत ही तेजी से बिखरना शुरू हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसके अपने ही आदमियों में से कोई एक गद्दार बन चुका है, जो उसकी सारी गुप्त जानकारी दुश्मन को दे रहा है। उसने शक के आधार पर अपने ही कई पुराने और वफादार साथियों को बहुत बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसका यह पागलपन और क्रूरता ही उसे अंदर से बहुत बुरी तरह से कमजोर और खोखला करती जा रही थी। विक्रम के इस खौफनाक और बेरहम रवैये की वजह से उसके बाकी बचे हुए आदमियों में भी एक गहरा डर और असंतोष पैदा हो गया था। जो लोग कभी उसकी एक आवाज पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे, वे अब उससे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे। अनन्या बिल्कुल यही चाहती थी कि उसका दुश्मन पूरी तरह से अकेला और बहुत कमजोर पड़ जाए, ताकि उस पर अंतिम वार किया जा सके। वह विक्रम के साम्राज्य की जड़ों में खौफ का एक खतरनाक जहर घोल रही थी। अनन्या स्क्रीन पर विक्रम के आदमियों के बीच हो रही उस खूनी जंग को बहुत ही शांत और ठंडी नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी या जश्न का भाव बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसका वह अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। जब तक विक्रम बजाज अपने घुटनों पर गिरकर अपने उन सभी खौफनाक गुनाहों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक उसके सीने की आग शांत नहीं होने वाली थी। वह अपने मृत पति की भयानक चीख को आज भी सुन सकती थी। देवराज का बड़ा बेटा राहुल, जो शुरुआत में इस पूरी खौफनाक योजना के बहुत ज्यादा खिलाफ था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने देखा कि कैसे एक अकेली महिला ने शहर के सबसे खूंखार माफिया डॉन की रातों की नींद पूरी तरह से हराम कर दी है। राहुल अब खुद ही उन सभी तकनीकी अभियानों में अनन्या की मदद करने लगा था और वह उसकी उस शानदार बुद्धि का कायल हो चुका था। उसे अब यह समझ आ गया था कि उसके पिता का फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। अनन्या ने अब विक्रम बजाज के हथियारों की तस्करी करने वाले उस सबसे बड़े नेटवर्क को अपना अगला निशाना बनाने का फैसला किया। यह नेटवर्क विक्रम की उस पूरी काली ताकत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी माना जाता था, जिसके दम पर वह सबको डराता था। उसने देवराज के खुफिया सूत्रों का बहुत बारीकी से विश्लेषण करके हथियारों के उस बड़े कंसाइनमेंट के आने का पूरा सही समय पता लगा लिया। वह उस भारी कंसाइनमेंट को
सीधे समुद्री रास्ते में ही तबाह करने की एक खौफनाक योजना बना रही थी। देवराज ने अनन्या को चेतावनी देते हुए कहा कि हथियारों के इस बहुत बड़े नेटवर्क पर हमला करना एक जोखिम भरा कदम हो सकता है। यह विक्रम का वह व्यापार था जिसे वह खुद अपनी निगरानी में रखता था, और इसमें उसके सबसे ज्यादा खूंखार हथियारे शामिल होते थे। अगर वे लोग कोई भी छोटी सी गलती करते हैं तो इसका अंजाम उनके पूरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक और जानलेवा हो सकता है। लेकिन अनन्या ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ देवराज को भरोसा दिलाया कि वह कोई गलती नहीं करेगी। अनन्या ने हैकिंग के जरिए बंदरगाह के सभी सुरक्षा कैमरों और उन कंटेनरों के सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स को बहुत सफाई से बदल दिया। जब विक्रम के खूंखार आदमी अपने उन आधुनिक हथियारों को लेने के लिए उस अंधेरे बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्हें वहां केवल रेत से भरे हुए खाली कंटेनर मिले। उस पूरे हथियारों के जखीरे को पहले ही एक गुप्त जगह पर ले जाकर हमेशा के लिए पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। यह विक्रम बजाज के उस पूरे खतरनाक साम्राज्य के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। यह खबर सुनकर विक्रम बजाज को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक बहुत ही तेज खंजर उतार दिया हो। वह अपनी कुर्सी से उठा और उसने अपने कमरे की सभी महंगी चीजों को तोड़ना और बहुत बुरी तरह से नष्ट करना शुरू कर दिया। अब उसे यह पूरी तरह से समझ में आने लगा था कि यह किसी छोटे गिरोह का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। कोई बहुत ही अदृश्य और बेहद खतरनाक दुश्मन उसके उस पूरे साम्राज्य को मिटाने की कसम खा चुका था। घबराहट और भारी डर के मारे विक्रम ने तुरंत शहर के उन सभी भ्रष्ट राजनेताओं को फोन लगाना शुरू कर दिया जो उसकी मदद करते थे। उसने उनसे मदद की बहुत ज्यादा भीख मांगी और उस रहस्यमयी दुश्मन को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने का एक सख्त आदेश दिया। लेकिन उन सभी भ्रष्ट नेताओं ने उसकी कोई भी मदद करने से पूरी तरह साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वे खुद पुलिसिया कार्रवाई से डरे हुए थे। विक्रम का वह सारा असीमित पैसा और उसका भारी रसूख अब पूरी तरह से बेकार हो चुका था। अनन्या ने देवराज के साथ मिलकर उन सभी भ्रष्ट राजनेताओं की कुछ बेहद संवेदनशील फाइलें पहले ही मीडिया को गुमनाम रूप से लीक कर दी थीं। इस वजह से वे सभी राजनेता अपनी खुद की कुर्सी बचाने में बहुत बुरी तरह से उलझ गए थे और विक्रम की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। विक्रम अब पूरी तरह से अकेला और बहुत लाचार हो चुका था और उसके पास अपने बचाव के लिए कोई मजबूत ढाल नहीं बची थी। अनन्या की वह शतरंज की चाल बहुत ज्यादा खतरनाक और सटीक साबित हुई थी। देवराज की पत्नी सुमित्रा, जो हमेशा अपनी पूजा और भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसने भी अब इस बदलते माहौल को अपना लिया था। वह अक्सर अनन्या को रात रात भर जागकर काम करते हुए देखती थी और उसे उस महिला के उस गहरे दर्द का अच्छी तरह से एहसास हो गया था। सुमित्रा कभी कभी अनन्या के लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाकर लाती थी और बिना कुछ कहे बहुत प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख देती थी। यह एक बहुत ही खामोश लेकिन बेहद मजबूत मानसिक समर्थन था। सुमित्रा के इस बहुत ही निस्वार्थ प्यार और उसके उस ममता भरे स्पर्श से अनन्या का वह पत्थर जैसा कठोर दिल कभी कभी थोड़ा पिघलने लग जाता था। वह उन पलों में अपनी आंखें बंद कर लेती थी और उसे अपनी वह पुरानी और खोई हुई खुशहाल जिंदगी बहुत बुरी तरह से याद आने लगती थी। लेकिन अगले ही पल वह फिर से खुद को पूरी तरह से संभाल लेती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसे अभी भावनाओं में नहीं बहना है। उसका वह खौफनाक प्रतिशोध अभी भी पूरी तरह से अधूरा था। आर्यन, जो कॉलेज में पढ़ता था, वह भी अपने कंप्यूटर और हैकिंग के शौक का इस्तेमाल करके इस खतरनाक मिशन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने लगा था। उसने विक्रम बजाज के कुछ बहुत गुप्त और सुरक्षित कम्युनिकेशन चैनलों को ट्रैक करने का एक शानदार और नया तरीका ढूंढ निकाला था। आर्यन की इस छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण खोज ने अनन्या को विक्रम के कई खौफनाक इरादों और उसकी अगली चालों के बारे में पहले से बता दिया था। देवराज को अपने दोनों बेटों की इस बहादुरी
और समझदारी पर बहुत ज्यादा गर्व था। पूरी तरह से हताश और बहुत ज्यादा निराश हो चुका, विक्रम बजाज अब एक पागल और खून के प्यासे दरिंदे की तरह बर्ताव करने लगा था। उसने शहर में आतंक का माहौल पैदा करने के लिए निर्दोष व्यापारियों और आम लोगों पर बहुत बेरहमी से हमले करवाने शुरू कर दिए थे। वह चाहता था कि वह अदृश्य दुश्मन खुद सामने आ जाए और इस भयानक तबाही को रोकने के लिए उससे सीधे आकर बात करे। उसका यह खौफनाक कदम पूरे शहर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था, जिसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। शहर में बढ़ती हुई इस भयानक हिंसा और मासूम लोगों की मौतों की खबर ने देवराज और अनन्या को एक बहुत गंभीर आपातकालीन बैठक करने पर मजबूर कर दिया। देवराज नहीं चाहते थे कि उनकी इस लंबी जंग की वजह से किसी भी बेगुनाह इंसान का खून बहे या किसी को कोई नुकसान पहुंचे। उन्होंने अनन्या से कहा कि अब समय आ गया है कि वे विक्रम को इस बात का एक स्पष्ट संकेत दें कि उसका असली दुश्मन कौन है। उन्हें उस शैतान का सारा ध्यान आम लोगों से हटाकर अपनी तरफ खींचना होगा। अनन्या ने विक्रम के उस खास और बेहद निजी फोन पर एक बहुत ही भयानक और डरावना वीडियो संदेश भेजने की एक योजना तैयार की। उस संदेश में कोई भी चेहरा या कोई आवाज नहीं थी, बल्कि उसमें केवल उस ईमानदार सरकारी वकील की वह पुरानी और खून से सनी तस्वीर शामिल थी। तस्वीर के ठीक नीचे एक बहुत ही छोटा सा संदेश लिखा था, जिसमें कहा गया था कि तुम्हारे उन सभी खौफनाक गुनाहों का अंत बहुत करीब आ चुका है। यह एक ऐसा भयंकर संदेश था जिसे देखकर विक्रम की रूह कांपने वाली थी। जब विक्रम बजाज ने अपने फोन पर उस तस्वीर और उस संदेश को देखा, तो उसके पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक गई और वह सुन्न पड़ गया। उसे वह खौफनाक रात और उस ईमानदार वकील की वह दर्दनाक चीख बहुत स्पष्ट रूप से याद आ गई, जिसे उसने बेरहमी से मार दिया था। उसे यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह पुराना और बंद हो चुका मामला आज फिर से उसके सामने एक भयानक मौत बनकर वापस आ जाएगा। उसका वह सारा घमंड और गुरूर एक ही पल में टूट गया। विक्रम को तुरंत उस वकील की पत्नी अनन्या की याद आई, जिसकी लाश उसे उस रात उस भयानक हमले के बाद कभी नहीं मिल पाई थी। उसे अब यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि यह कोई प्रतिद्वंद्वी माफिया गिरोह नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी विधवा का खौफनाक प्रतिशोध है जिसे उसने कम आंका था। वह औरत जिसे उसने अपने पैरों की धूल के बराबर समझा था, आज वह एक भयानक और विनाशकारी तूफान बनकर उसका पूरा वजूद मिटाने आ गई थी। विक्रम का वह खौफ और डर अब चरम पर पहुंच चुका था। कांपते हुए हाथों से विक्रम ने शहर के सबसे खूंखार और बेरहम हथियारों के उस समूह के लीडर को फोन किया, जो केवल उसी के सीधे आदेश पर काम करते थे। उसने उन कातिलों को हर कीमत पर उस औरत को ढूंढ निकालने और उसे बहुत बेरहमी से मौत के घाट उतारने का कड़ा हुक्म दिया। उसने उन कातिलों को शहर के चप्पे चप्पे को छान मारने और उस रहस्यमयी औरत का कटा हुआ सिर उसके सामने पेश करने की भारी कीमत देने का वादा किया। विक्रम अब अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। देवराज के उस विशाल नियंत्रण कक्ष में बैठी अनन्या उस डॉन के फोन की पूरी रिकॉर्डिंग बहुत शांत और ठंडी नजरों से सुन रही थी। वह जानती थी कि विक्रम अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और वह एक गहरी और जानलेवा हताशा में कुछ भी कर सकता है। उसने देवराज के उस पूरे घर की सुरक्षा व्यवस्था को अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक सीमा तक बढ़ा दिया, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी खूनी जंग होने वाली थी। वह उस शैतान का अपने घर में स्वागत करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। विक्रम बजाज के खूंखार हथियारों ने पूरे शहर में आतंक का एक बहुत ही भयानक और खौफनाक माहौल पैदा कर दिया था। वे लोग अनन्या को ढूंढने के लिए पागलों की तरह हर जगह छापेमारी कर रहे थे और किसी भी संदिग्ध इंसान को बेरहमी से मार रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा छा गया था और आम लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए थे। विक्रम का यह खौफनाक और पागलपन भरा कदम
पुलिस और प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी और गंभीर सिरदर्द बन चुका था। देवराज सिंघानिया ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अपने सारे राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने शहर के पुलिस कमिश्नर को अपने प्रभाव में लेकर पुलिस का सारा ध्यान विक्रम के पुराने ठिकानों की तरफ मोड़ दिया। इससे विक्रम के उन खूंखार गुंडों को पुलिस या कार्रवाई का सामना करना पड़ा और वे लोग अनन्या की तलाश से भटक गए। देवराज अपने महल और अनन्या को किसी भी बाहरी खतरे से बचाने के लिए एक बहुत ही मजबूत ढाल बन चुके थे। अनन्या ने अपने उस गुप्त नियंत्रण कक्ष में बैठकर एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा जाल बुनने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने हैकिंग का इस्तेमाल करके विक्रम के सबसे खूंखार हथियारों को एक बहुत ही गुप्त और गलत जानकारी भेज दी। उस जानकारी में बताया गया था कि शहर के एक पुराने और सुनसान कारखाने में वह रहस्यमयी महिला छुपी हुई है। यह एक ऐसा सीधा और जानलेवा निमंत्रण था जिसे विक्रम के वे खूनी दरिंदे कभी भी ठुकरा नहीं सकते थे और वे तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़े। उस अंधेरे और पूरी तरह से सुनसान कारखाने के चारों तरफ एक बहुत ही भयानक और डरावनी खामोशी छाई हुई थी। विक्रम के सबसे बेहतरीन और खूंखार कातिलों का वह बड़ा समूह अपने आधुनिक हथियारों के साथ वहां बहुत ही खामोशी से पहुंचा। वे लोग यह सोच रहे थे कि वे आज उस औरत का काम हमेशा के लिए तमाम कर देंगे जिसने उनके बॉस की नींद हराम कर दी है। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे खुद अपनी मौत के सबसे बड़े और खौफनाक जाल में फंस चुके हैं। जैसे ही उन हथियारों ने उस पुराने कारखाने के मुख्य दरवाजे को लात मारकर खोला, वहां पहले से बिछाए गए विस्फोटकों में भयंकर धमाका हुआ। देवराज के सबसे वफादार और खतरनाक सुरक्षा गार्डों ने, जो वहां पहले से ही छुपकर बैठे थे, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वह पूरा कारखाना कुछ ही मिनटों में एक बहुत ही खौफनाक और खूनी युद्ध के मैदान में पूरी तरह से बदल गया था। विक्रम के वे खूंखार कातिल उस अचानक हुए जानलेवा हमले से पूरी तरह से घबरा गए और उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। अनन्या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उस पूरे खूनी टकराव को ड्रोन कैमरे की मदद से बहुत ही शांत और कठोर आंखों से देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर किसी भी तरह की कोई दया या घबराहट का भाव बिल्कुल भी नहीं आने दिया था। वह उन कातिलों के खत्म होने का कोई भी जश्न नहीं मना रही थी, बल्कि वह अपनी अगली और सबसे ज्यादा खतरनाक चाल के बारे में सोच रही थी। उसका मकसद सिर्फ इन मोहरों को मारना नहीं था, बल्कि उस शैतान राजा विक्रम बजाज को पूरी तरह से बर्बाद करना था। इस भयंकर और खौफनाक जाल में विक्रम के सबसे खास और खतरनाक हथियारों की पूरी टीम बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारी गई थी। जब यह खबर विक्रम बजाज तक पहुंची, तो उसके दिमाग की नसें गुस्से और भारी दहशत के मारे फटने के करीब पहुंच गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई अकेली विधवा औरत इतनी बड़ी और खतरनाक सैन्य योजना को कैसे अंजाम दे सकती है। उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि कोई बहुत ही बड़ा और ताकतवर इंसान उस औरत की पूरी तरह से मदद कर रहा है। देवराज सिंघानिया ने अपनी व्यापारिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए मीडिया में विक्रम के उस खतरनाक सिंडिकेट के खिलाफ कई भयंकर खबरें छपवा दी। उन्होंने अपनी पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा, लेकिन उन खबरों ने पुलिस और सरकार पर बहुत भारी दबाव बना दिया था। शहर का हर एक ईमानदार पुलिस अफसर अब विक्रम बजाज को पकड़ने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। देवराज ने अपनी इस शानदार और खतरनाक रणनीति से विक्रम के छुपने के सभी रास्तों को बहुत ही चालाकी से पूरी तरह से बंद कर दिया था। महल के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से एक सैन्य मुख्यालय जैसा हो चुका था, जहां हर कोई अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त था। सुमित्रा अब भगवान से प्रार्थना करने के साथ साथ घर के सुरक्षा गार्डों के लिए खुद खाना बनाने और उनका हौसला बढ़ाने का काम करती थी। राहुल ने अपने व्यापारिक संपर्कों का इस्तेमाल करके घर में हथियारों और जरूरी सामानों की एक बहुत ही बड़ी और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित कर ली थी। देवराज का पूरा परिवार अब डरने के बजाय एक मजबूत ढाल की तरह अनन्या के साथ खड़ा था। आर्यन,
जो अपने कंप्यूटर पर लगातार नजर बनाए हुए था, उसने अचानक एक बहुत ही चौंकाने वाली और डरावनी जानकारी खोज निकाली। उसने देखा कि विक्रम बजाज ने डार्क वेब का इस्तेमाल करके दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा खूंखार और महंगे भाड़े के हथियारों को अपने शहर में बुलाया है। ये वो हथियारे थे जो बिना कोई सवाल पूछे किसी भी बड़े और सुरक्षित इंसान को बहुत ही आसानी से मौत के घाट उतार सकते थे। आर्यन ने यह सारी खौफनाक रिपोर्ट तुरंत प्रिंट करके अपने पिता और अनन्या के सामने मेज पर रख दी। देवराज ने उन खतरनाक भाड़े के हथियारों की वह डरावनी सूची बहुत ही ध्यान से पढ़ी और उनका चेहरा अचानक पूरी तरह से गंभीर हो गया। वह जानते थे अंतर्राष्ट्रीय हथियारे किसी भी साधारण सुरक्षा घेरे को बहुत ही आसानी से और पल भर में तोड़ सकते हैं। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सुरक्षा प्रमुख को महल की सुरक्षा को 3 गुना ज्यादा मजबूत और सख्त करने का कड़ा आदेश दे दिया। यह एक ऐसा समय था जब कोई भी छोटी सी गलती पूरे परिवार को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकती थी। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कीं और वह बहुत ही गहरी सोच में डूब गई, क्योंकि उसे इस नए खतरे का कोई मजबूत तोड़ निकालना ही था। उसने उन विदेशी हथियारों की प्रोफाइल का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और उनकी एक बहुत ही पुरानी और बड़ी कमजोरी खोज निकाली। वे कातिल केवल पैसे के लिए काम करते थे और उनकी आपस में कभी भी कोई भी वफादारी या ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं होती थी। अनन्या ने इस बड़ी कमजोरी का फायदा उठाकर उन सभी हथियारों को आपस में ही लड़वाने की एक खतरनाक योजना बनाई। उसने हैकिंग का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल करते हुए विक्रम बजाज के बैंक खातों से कुछ भारी रकम उन हथियारों के खातों में ट्रांसफर कर दी। लेकिन उसने यह पैसा उन सभी हथियारों को बराबर नहीं दिया, बल्कि उनमें से सिर्फ एक ही आदमी के खाते में पूरी रकम डाल दी। इसके साथ ही उसने बाकी सभी कातिलों को एक फर्जी संदेश भेज दिया कि उनके लीडर ने सारा पैसा खुद हड़प लिया है और उन्हें धोखा दिया है। यह एक ऐसी चाल थी जो उन पैसों के लालची हथियारों के बीच खूनी जंग करवा सकती थी। यह चाल पूरी तरह से काम कर गई और विक्रम बजाज के बुलाए गए वे सभी खूंखार विदेशी हथियारे आपस में ही बहुत बुरी तरह से लड़ने लगे। उन्होंने अपने ही साथियों को केवल उस पैसे के लालच में बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर दिया और उनका वह पूरा समूह पूरी तरह से बिखर गया। विक्रम को जब इस नई और खौफनाक तबाही की खबर मिली तो उसने अपने बाल नोच लिए, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सारी योजनाएं इतनी आसानी से कैसे विफल हो रही थीं। देवराज अपनी कुर्सी पर बैठकर अनन्या की इस शानदार और तेज बुद्धिमानी की बहुत ही खामोशी से गहरी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने देखा था कि एक इंसान की ताकत उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसके तेज दिमाग और उसकी सटीक रणनीति में होती है। अनन्या ने अपनी उसी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके शहर के सबसे खूंखार और ताकतवर डॉन को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया था। वह महिला अब एक ऐसी खतरनाक देवी बन चुकी थी जिसे हराना किसी भी इंसान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। अपनी पूरी ताकत और अपने सभी खास आदमियों को खोने के बाद विक्रम बजाज अब पूरी तरह से अकेला और बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रहा था। उसके उस भव्य और आलीशान महल में अब केवल कुछ ही वफादार गार्ड बचे थे जो हर समय बहुत ज्यादा डरे हुए रहते थे। उसे हर पल ऐसा लगता था कि वह रहस्यमयी औरत दीवार फांदकर कभी भी उसके कमरे में आ जाएगी और उसकी गर्दन बहुत बेरहमी से काट देगी। यह खौफ और यह भारी घबराहट उसे रातों को बिल्कुल भी सोने नहीं दे रही थी। घबराहट के एक बहुत ही गहरे दौरे के दौरान विक्रम ने अपने एक बहुत ही पुराने और तेज दिमाग वाले खुफिया जासूस को बुलाया। उसने उस जासूस को भारी रकम देकर किसी भी कीमत पर उस औरत के छुपने की जगह और उसके मददगारों का पूरा पता लगाने का आदेश दिया। जासूस ने शहर के हर एक गुप्त नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया और उसे एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत अहम लीड मिल गई। वह लीड देवराज सिंघानिया के उस विशाल और सुरक्षित महल की तरफ सीधा इशारा कर रही थी। जब वह जासूस पूरी पक्की रिपोर्ट लेकर
विक्रम बजाज के सामने पेश हुआ तो विक्रम का चेहरा हैरानी और गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि शहर का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर उद्योगपति देवराज सिंघानिया ही उस खूंखार औरत की मदद कर रहा है। उसे याद आया कि कैसे सालों पहले उसने देवराज के एक बहुत ही करीबी दोस्त को बेरहमी से मरवाया था और आज वही देवराज उससे अपना बदला ले रहा है। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसने विक्रम को अंदर तक हिला दिया। विक्रम के मन में अब डर के बजाय एक बहुत ही खौफनाक और पागलपन भरा गुस्सा पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसने फैसला किया कि वह अब छुपकर वार नहीं करेगा, बल्कि देवराज सिंघानिया के उस अभेद्य महल पर सीधा और जानलेवा हमला करेगा। वह जानता था कि देवराज का महल बहुत ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन वह अपनी पूरी बची हुई ताकत को एक साथ झोंकने के लिए तैयार था। उसने अपने उन सभी बचे हुए खतरनाक और खूंखार गुंडों को भारी हथियारों के साथ तुरंत तैयार रहने का कड़ा आदेश दे दिया। देवराज के खुफिया तंत्र को इस बड़े और जानलेवा हमले की भनक बहुत ही जल्दी लग गई थी, क्योंकि उन्होंने हर जगह अपने लोग छोड़ रखे थे। आर्यन ने अपने पिता को तुरंत जानकारी दी कि विक्रम बजाज अपने सभी बचे हुए खतरनाक गुंडों के साथ सीधे उनके महल की तरफ बढ़ रहा है। यह खबर सुनते ही पूरे महल में एक भयानक सायरन बजने लगा और सभी सुरक्षा गार्ड अपनी अपनी पोजीशन पर बहुत तेजी से तैनात हो गए। सुमित्रा और दोनों बेटों को तुरंत घर के सबसे सुरक्षित और गुप्त बंकर में भेज दिया गया। अनन्या ने अपने कंप्यूटर से नजर हटाई और उसने बहुत ही खामोशी से अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक खास और खतरनाक जैकेट निकाली। इस काले रंग की टैक्टिकल जैकेट में कई सारे छोटे और बड़े खतरनाक हथियार और चाकू बहुत ही चालाकी से छुपाए गए थे। उसने अपने कंप्यूटर को ताकर एक साले छोटे गए बालों को बहुत ही कसकर बांध लिया और उसकी आंखों में अब मौत की वह खौफनाक शांति पूरी तरह से छा चुकी थी। वह जिस पल का पिछले कई महीनों से इंतजार कर रही थी, वह खूनी पल अब आखिरकार उसके सामने आ चुका था। देवराज भी अपने पुस्तकालय से बाहर आ गए थे और उनके हाथों में एक बहुत ही पुरानी लेकिन बेहद सटीक और खतरनाक पिस्तौल मौजूद थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में व्यापारिक जंग तो बहुत लड़ी थी, लेकिन यह उनकी जिंदगी की पहली असली और खूनी हथियारों वाली जानलेवा जंग होने वाली थी। उन्होंने अनन्या की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे बस एक बहुत ही हल्का सा सिर हिला दिया, जो उनके गहरे विश्वास का प्रतीक था। वे दोनों अब मौत का सामना करने के लिए अपने उस भव्य महल के मुख्य हॉल में खड़े हो गए। महल के बाहर एक बहुत ही डरावना और घना अंधेरा छाया हुआ था और आसमान में काले बादल मंडराने लगे थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। विक्रम बजाज की कई सारी काली और खतरनाक गाड़ियां महल के मुख्य और मजबूत लोहे के गेट के बाहर आकर अचानक तेज आवाज के साथ रुक गईं। विक्रम उन गाड़ियों से बहुत ही गुस्से में बाहर निकला और उसके हाथ में एक बहुत ही भारी और खतरनाक मशीन गन मौजूद थी। उसने बिना कोई चेतावनी दिए सीधे देवराज के महल के मुख्य गेट पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। विक्रम के गुंडों ने महल की उस ऊंची और अभेद्य चारदीवारी को डायनामाइट की मदद से कई जगहों से बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था। वे सभी गुंडे किसी भूखे और पागल भेड़ियों के झुंड की तरह चिल्लाते हुए महल के सुंदर बगीचे के अंदर बहुत तेजी से घुसने लगे थे। देवराज के सुरक्षा गार्डों ने भी अपनी अपनी छिपी हुई जगहों से तुरंत और बहुत ही भयंकर जवाबी फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसने सबको चौंका दिया। रात का वह खामोश और डरावना अंधेरा अब पूरी तरह से गोलियों की तेज चमक से रोशन हो चुका था। अनन्या ने मुख्य दरवाजे के पास एक बहुत ही चालाक और खतरनाक जाल पहले से ही बिछा रखा था, ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। उसने दरवाजे के फर्श पर एक बहुत ही खास तरह का तेल और बारूद मिलाकर पूरे रास्ते पर बहुत ही सावधानी से फैला दिया था। जैसे ही विक्रम के कुछ गुंडों ने मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, अनन्या ने एक छोटी सी चिंगारी वहां बहुत चालाकी से फेंक दी। वह पूरा दरवाजा एक बहुत ही भयंकर और खौफनाक आग के गोले में तुरंत बदल गया और गुंडे जलने लगे। विक्रम ने अपने आदमियों को आग में जलते हुए देखा
लेकिन उसे उन पर तरस नहीं आया। वह खुद एक दूसरे रास्ते से छुपकर महल के उस मुख्य हिस्से की तरफ तेजी से बढ़ने लगा था। उसे पता था कि देवराज और वह खौफनाक औरत निश्चित रूप से महल के उसी मुख्य हॉल में छुपे हुए होंगे। उसने अपनी बंदूक को पूरी तरह से लोड किया और अपनी आंखों में खून उतारकर उस तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। हॉल के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत था, जो बाहर के उस भयंकर और खूनी शोरगुल से बिल्कुल ही अलग और अजीब लग रहा था। देवराज एक भारी खंभे के पीछे बहुत ही खामोशी से छिपे हुए थे और उनकी पिस्तौल दरवाजे की तरफ पूरी तरह से तनी हुई थी। अनन्या छत की एक भारी बीम पर किसी खूंखार शिकारी की तरह बहुत ही खामोशी से और बिना हिले डुले ऊपर बैठी हुई थी। वे दोनों अब विक्रम बजाज के उस हॉल में आने का बहुत ही बेसब्री से और पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहे थे। अचानक उस हॉल का भारी और मजबूत लकड़ी का दरवाजा एक बहुत ही जोरदार लात के साथ खुला और विक्रम बजाज अंदर दाखिल हो गया। उसने पागलों की तरह उस पूरे हॉल में अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे वहां रखे हुए कई महंगे कांच के बर्तन टूट गए। वहां लगातार बहुत ही गालियां बकता हुआ उस औरत को सामने आने की बहुत ही भयानक और डरावनी चुनौती बार बार दे रहा था। वह बिल्कुल भी नहीं जानता था कि मौत अब उसके सिर के ठीक ऊपर बहुत ही खामोशी से बैठी हुई उसका पूरा इंतजार कर रही है। विक्रम की बंदूक की गोलियां जब पूरी तरह से खत्म हो गईं, तो उसे बंदूक को फिर से लोड करने के लिए कुछ सेकंड लगे। इसी एक बहुत ही छोटी सी लेकिन सबसे कीमती और बड़ी चूक का अनन्या पिछले कई महीनों से बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने एक बहुत हरा ही खौफनाक और तेज चीख के साथ ऊपर छत की उस भारी बीम से विक्रम के ऊपर सीधे छलांग लगा दी। विक्रम जब तक कुछ समझ पाता, तब तक वह खूंखार विधवा एक मौत के फरिश्ते की तरह उसके सिर पर पहुंच चुकी थी। देवराज भी अपने खंभे के पीछे से बाहर निकले और उन्होंने अपनी उस पिस्तौल को विक्रम के उन बाकी बचे गुंडों की तरफ सीधा तान दिया। उन्होंने बिना कोई मौका दिए उन गुंडों के पैरों पर बहुत ही सटीक गोलियां दाग दीं, जिससे वे सभी दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़े। उस विशाल महल का वह शानदार हॉल अब उस क्रूर माफिया डॉन विक्रम बजाज के लिए एक बहुत ही खतरनाक और भयानक कब्र में तब्दील हो चुका था। अब केवल अनन्या और उस खूंखार शैतान के बीच वह आखिरी और सबसे खतरनाक जानलेवा फैसला होना बाकी था। अनन्या ने जैसे ही छत की उस भारी बीम से छलांग लगाई, उसका शरीर एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल की तरह सीधे विक्रम बजाज पर जा गिरा। विक्रम इस अचानक हुए भयंकर हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उस भारी झटके से वह बुरी तरह लड़खड़ा गया। उसकी मशीन गन उसके हाथों से छूटकर दूर फर्श पर जा गिरी और वह खुद अपनी पीठ के बल जमीन पर बहुत जोर से धड़ाम से गिर पड़ा। अनन्या ने बिना एक सेकंड गंवाए अपने घुटने से विक्रम की छाती पर एक जोरदार और जानलेवा वार कर दिया। विक्रम कोई साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि वह भी कई खूनी लड़ाइयां लड़कर ही इस बड़े मुकाम तक पहुंचा था। उसने अपनी छाती पर पड़े उस भयंकर वार के दर्द को बर्दाश्त किया और अपनी पूरी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए अनन्या को दूर धकेल दिया। अनन्या हवा में उछलकर थोड़ी दूर गिरी, लेकिन वह एक बहुत ही फुर्तीली बिल्ली की तरह तुरंत अपने दोनों पैरों पर वापस खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब किसी भी तरह का कोई डर या घबराहट बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि केवल एक खौफनाक नफरत जल रही थी। इस बीच देवराज अपने खंभे के पीछे से पूरी तरह से बाहर आ चुके थे और वह बहुत ही ठंडे दिमाग से स्थिति को संभाल रहे थे। उन्होंने अपनी पिस्तौल से फर्श पर तड़प रहे उन बाकी गुंडों को हिलने तक का कोई मौका बिल्कुल नहीं दिया। देवराज ने अपनी भारी और रोबीली आवाज में उन गुंडों को चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी अपने हथियार उठाने की छोटी सी भी कोशिश की तो उसके सिर में सीधे गोली मार दी जाएगी। वे सभी गुंडे उनका खौफनाक रूप देखकर थर-थर कांप रहे थे। विक्रम ने जमीन से उठते ही अपनी बेल्ट में छुपा हुआ एक बहुत ही धारदार और बड़ा चाकू तेजी से बाहर निकाल लिया। वह एक पागल जानवर की तरह
जोर जोर से चिल्लाता हुआ अनन्या की तरफ बहुत तेजी से झपटा ताकि उसकी जान ले सके। अनन्या ने बहुत ही चतुराई से अपने शरीर को हल्का सा झुकाया और विक्रम के उस जानलेवा वार को पूरी तरह से खाली जाने दिया। उसने तुरंत अपने हाथ की कोहनी से विक्रम की पसलियों पर एक बहुत ही करारा प्रहार किया, जिससे वह दर्द से कराह उठा। दर्द के बावजूद विक्रम के चेहरे पर वह पुराना घमंड और क्रूरता अभी भी बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे रही थी। उसने अनन्या की तरफ देखकर एक बहुत भयानक हंसी और उसे याद दिलाया कि कैसे उसने उसके पति को मारा था। विक्रम ने गंदे शब्दों में कहा कि वह आज उस बेवकूफ वकील की विधवा को भी उसी दर्दनाक तरीके से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वह अपने इन जहरीले शब्दों से अनन्या का मनोबल पूरी तरह से तोड़ने की घटिया कोशिश कर रहा था। लेकिन विक्रम की वे खौफनाक और जहरीली बातें अब अनन्या पर बिल्कुल भी अपना असर नहीं डाल पा रही थीं, क्योंकि वह पत्थर बन चुकी थी। उसने पिछले कई महीनों में अपने आंसुओं को पीकर अपने दिल को एक बहुत ही मजबूत और कठोर लोहे में पूरी तरह बदल लिया था। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी जैकेट से दो छोटे और बेहद नुकीले धातु के हथियार बाहर निकाल लिए। वह अब विक्रम के हर एक वार का जवाब बहुत ही शानदार तरीके से देने को तैयार थी। विक्रम ने फिर से अपना वह भारी चाकू हवा में लहराया और अनन्या की गर्दन को निशाना बनाते हुए एक बहुत भयानक वार किया। अनन्या ने अपने बाएं हाथ के उस छोटे हथियार से विक्रम के चाकू को रोका और अपने दाएं हाथ से उसकी कलाई पर गहरा कट लगा दिया। विक्रम के हाथ से बहुत ही तेजी से खून बहने लगा और वह दर्द के मारे एक बार फिर से पीछे की तरफ हट गया। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि यह औरत साधारण इंसान नहीं है। उस क्रूर डॉन को पहली बार अपनी जिंदगी में किसी इंसान से एक बहुत गहरा और असली खौफ महसूस होने लगा था। उसने देखा कि अनन्या की लड़ने की शैली बहुत ज्यादा सटीक और पूरी तरह से एक सैन्य कमांडो की तरह बेहद खतरनाक थी। वह हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठा रही थी और विक्रम की हर गलती का भयानक फायदा उठा रही थी। विक्रम को यह एहसास हो गया कि वह शारीरिक ताकत से इस तेज और फुर्तीली औरत को कभी भी आसानी से नहीं हरा सकता है। अपनी हार को सामने देखकर विक्रम ने अपनी एक बहुत पुरानी और चालाक रणनीति का इस्तेमाल करने का अंतिम फैसला किया। उसने देवराज की तरफ मुड़कर चिल्लाते हुए कहा कि वह इस पागल औरत के लिए अपने पूरे परिवार की जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं। विक्रम ने देवराज को करोड़ों रुपए और अपने साम्राज्य में एक बड़ा हिस्सा देने का शानदार लालच भरा प्रस्ताव दिया। वह चाहता था कि देवराज उस औरत का साथ छोड़ दे ताकि वह आसानी से वहां से अपनी जान बचाकर बाहर निकल सके। देवराज ने विक्रम के उस घिनौने और लालच भरे प्रस्ताव को सुनकर एक बहुत ठंडी और खतरनाक मुस्कान अपने चेहरे पर ला दी। उन्होंने अपनी पिस्तौल की नली को विक्रम की तरफ किया और कहा कि उनके पास पहले से ही उससे कहीं ज्यादा दौलत और ताकत मौजूद है। देवराज ने विक्रम को याद दिलाया कि उसने सालों पहले उनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त को पैसों के लालच में बेरहमी से मरवा दिया था। आज वह उस शैतान को उसके हर एक पाप की सजा बहुत करीब से देखने वाले थे। देवराज ने बहुत सख्त आवाज में विक्रम से कहा कि आज दुनिया की कोई भी दौलत उसे इस खूंखार विधवा के कहर से नहीं बचा सकती। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह लड़ाई केवल अनन्या की नहीं है, बल्कि यह पूरे शहर के न्याय और सच्चाई की एक बहुत बड़ी जंग है। देवराज के इन मजबूत शब्दों ने अनन्या के अंदर एक बहुत ही नई और भयंकर ऊर्जा भर दी और वह दुगनी ताकत से आगे बढ़ी। विक्रम अब हर तरफ से पूरी तरह निराश और लाचार हो चुका था। हताशा और भारी निराशा के उस खौफनाक पागलपन में विक्रम ने अचानक अपना रुख बदला और वह देवराज की तरफ बहुत तेजी से दौड़ पड़ा। उसे लगा कि अगर वह देवराज को अपना बंधक बना लेगा तो वह उस खतरनाक औरत को आसानी से अपने नियंत्रण में रख सकेगा। उसने अपना खून से सना हुआ चाकू देवराज की छाती की तरफ बहुत ही भयानक तरीके से तान दिया और जोर से चिल्लाने लगा। यह एक बहुत अप्रत्याशित चाल थी जिसे देखकर
माहौल पूरी तरह जम गया। लेकिन अनन्या की खौफनाक आंखों और उसके तेज दिमाग ने विक्रम की इस कायरतापूर्ण चाल को बहुत ही पहले से भांप लिया था। वह एक बिजली की तेज रफ्तार से दौड़ती हुई विक्रम और देवराज के ठीक बीच में एक मजबूत लोहे की दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसने विक्रम के उस भारी हाथ को हवा में ही बहुत मजबूती के साथ पकड़ लिया और उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अनन्या की वह पकड़ बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। अनन्या ने विक्रम की उन खौफनाक और डरी हुई आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि आज मौत का यह भयानक खेल केवल वही तय करेगी। उसने अपने दूसरे हाथ से विक्रम के पेट में एक बहुत जोरदार और जानलेवा वार किया, जिससे विक्रम के मुंह से खून निकल आया। विक्रम दर्द से तड़पते हुए अपने घुटनों के बल उस शानदार और महंगे फर्श पर बहुत बुरी तरह से नीचे गिर पड़ा। उसका वह सारा पुराना घमंड और खौफनाक गुरूर अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। शहर का वह सबसे खूंखार और बेरहम माफिया डॉन अब एक बहुत ही लाचार और बेबस कीड़े की तरह जमीन पर रेंग रहा था। विक्रम ने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और रोते हुए अनन्या से अपनी उस गंदी और पापी जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि वह शहर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा और अपना सारा काला धन उस औरत के नाम कर देगा, बस वह उसे छोड़ दे। यह वही आदमी था जो कभी दूसरों की दर्दनाक चीखें सुनकर बहुत खुश होता था। अनन्या ने विक्रम के उन कांपते हुए आंसुओं को देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे अपने बेगुनाह पति का मासूम चेहरा याद आ गया। उसने सोचा कि क्या उसके पति ने भी मरने से पहले इसी तरह से अपनी जान की भीख इस क्रूर शैतान से मांगी होगी। इस एक छोटे से विचार ने उसके सीने में दबी हुई उस भयंकर ज्वालामुखी को पूरी तरह से फाड़कर बाहर निकाल दिया। उसने आंखें खोलीं तो उनमें केवल मौत का खौफनाक और डरावना संदेश था। उसने विक्रम की गर्दन को बहुत मजबूती से पकड़ा और उसे उस महंगे कांच की एक भारी मेज पर बहुत जोर से दे मारा। वह मजबूत मेज कई टुकड़ों में टूट गई और विक्रम का शरीर पूरी तरह से लहूलुहान होकर कांच के उन टुकड़ों पर बिखर गया। अनन्या ने अपने जूते से विक्रम के दाहिने हाथ को कुचल दिया ताकि वह जिंदगी में कभी भी किसी हथियार को उठाने के लायक न रहे। विक्रम की एक बहुत खौफनाक और दर्दनाक चीख पूरे महल में गूंज उठी थी। तभी महल के बाहर से कुछ और गुंडों के अंदर आने की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं, जो विक्रम की चीख सुनकर मदद के लिए आ रहे थे। देवराज ने तुरंत अपनी पिस्तौल का रुख उस टूटे हुए मुख्य दरवाजे की तरफ किया और वहां से आने वाले रास्तों पर अपनी नजरें गड्ढा दी। लेकिन उन गुंडों को अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देवराज के कमांडो गार्डों ने उन्हें बाहर ही बहुत बुरी तरह से घेर लिया था। बाहर भारी गोलीबारी की तेज आवाजें गूंज रही थीं। कुछ ही मिनटों के भारी खून खराबे के बाद बाहर से गोलियों की आवाजें पूरी तरह से शांत हो गईं और खामोशी छा गई। देवराज का एक भरोसेमंद कमांडर अंदर आया और उसने बहुत ही सम्मान के साथ बताया कि बाहर मौजूद सभी दुश्मन पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं। महल का वह पूरा परिसर अब विक्रम बजाज के उन खूंखार गुंडों की एक बहुत बड़ी और भयानक कब्र में बदल चुका था। देवराज ने बहुत गहरी सांस ली और अपनी पिस्तौल को सुरक्षित करके बेल्ट में रख लिया। कांच के उन दर्दनाक टुकड़ों पर पड़ा हुआ विक्रम अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें बहुत ही मुश्किल से गिन रहा था। उसने अपनी धुंधली और कांपती हुई आंखों से उस विशाल हॉल के चारों तरफ देखा तो उसे अपनी सबसे भयानक हार नजर आई। उसका अजेय और क्रूर साम्राज्य आज एक अकेली और बेबस विधवा औरत के पैरों के नीचे बहुत ही बुरी तरह से कुचला जा चुका था। उसे अब समझ में आ गया था कि उसके उन सभी खौफनाक गुनाहों का घड़ा आज पूरी तरह भर चुका है। अनन्या ने विक्रम के कॉलर को बहुत ही बेरहमी से पकड़ा और उसे घसीटते हुए उस विशाल हॉल से बाहर पुस्तकालय की तरफ ले जाने लगी। विक्रम के शरीर से बहने वाले खून की एक बहुत ही लंबी और भयानक लकीर उस महंगे फर्श पर बनती जा रही थी। देवराज भी उनके पीछे पीछे उस गुप्त पुस्तकालय की तरफ बहुत ही खामोशी से और भारी
कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे थे। वे दोनों अब अपनी उस खौफनाक योजना के सबसे आखिरी चरण को पूरा करने जा रहे थे। उस गुप्त और तकनीकी रूप से उन्नत पुस्तकालय के अंदर पहुंचने के बाद अनन्या ने विक्रम को एक कुर्सी पर बहुत जोर से धक्का देकर बिठा दिया। कमरे में मौजूद वे सभी कंप्यूटर स्क्रीन अभी भी काम कर रहे थे और उनमें कई सारे खौफनाक आंकड़े लगातार चमक रहे थे। विक्रम बहुत ही ज्यादा दर्द में था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी यह जानने की गहरी बेचैनी थी कि ये लोग क्या करने वाले हैं। उसे लग रहा था कि वे उसे यहीं पर तड़पाकर मार डालेंगे। अनन्या ने एक बहुत ही शक्तिशाली हाई डेफिनेशन कैमरा डिवाइस निकाली और उसे ठीक विक्रम के डरे हुए चेहरे के सामने सेट कर दिया। उसने कमरे की कुछ विशेष लाइटों को चालू किया ताकि विक्रम का वह खून से सना हुआ चेहरा बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे सके। देवराज ने अपने एक कंप्यूटर पर कुछ बहुत ही जटिल और खतरनाक कमांड टाइप किए, जिससे एक गुप्त नेटवर्क चालू हो गया। यह कोई साधारण रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े धमाके की भयानक तैयारी थी। विक्रम अपनी भारी और दर्दनाक सांसें लेते हुए यह सब बहुत ही ज्यादा हैरानी और एक अजीब से खौफ के साथ लगातार देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसकी जान लेने के बजाय यह सब अजीब सा तकनीकी खेल क्यों खेल रहे हैं। उसने खांसते हुए खून थूका और बहुत ही कमजोर आवाज में पूछा कि वे लोग उसके साथ आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान दिखाई दी। अनन्या ने विक्रम के पास आकर बहुत ही धीमी और खौफनाक आवाज में कहा कि केवल मौत देना उसके लिए एक बहुत ही आसान और छोटी सजा होगी। वह चाहती थी कि दुनिया का हर इंसान उस खूंखार और घमंडी डॉन की यह असली और खौफनाक सच्चाई बहुत ही करीब से देखे। वह विक्रम को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी पूरी तरह से नंगा और बर्बाद करना चाहती थी। उसने विक्रम को उस कुर्सी से बहुत कसकर बांध दिया। देवराज ने अनन्या को एक बहुत ही गंभीर इशारा किया, जिसका मतलब था कि उनका वह सारा तकनीकी सिस्टम अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बाहर से पुलिस की सायरन की तेज आवाजें भी अब बहुत ही दूर से धीरे धीरे उनके कानों तक साफ तरीके से पहुंचने लगी थीं। विक्रम बजाज का वह सारा खौफनाक और काला इतिहास अब कुछ ही पलों में पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होने वाला था। उस भयानक और खूनी रात का वह सबसे बड़ा पर्दा अब उठने वाला था। देवराज ने अपने अत्याधुनिक कंप्यूटर पर अंतिम कमांड टाइप किया और एक बहुत ही सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पूरी तरह से चालू कर दिया। यह नेटवर्क सीधे तौर पर देश की सबसे बड़ी आतंकवाद निरोधी एजेंसियों और केंद्रीय पुलिस बल के उच्च अधिकारियों के सर्वर से जुड़ा हुआ था। अनन्या ने कैमरे का फोकस विक्रम के उस डरे हुए और खून से सने हुए चेहरे पर बिल्कुल सटीक तरीके से सेट कर दिया। वह शैतान अपनी कुर्सी पर बुरी तरह कांप रहा था और उसे अपनी मौत बहुत करीब से साफ दिखाई दे रही थी। अनन्या ने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में विक्रम बजाज से उसके उन सभी खौफनाक और काले गुनाहों के बारे में पूछना शुरू किया। उसने सबसे पहले उस रात का जिक्र किया जब विक्रम के खूंखार कातिलों ने उसके बेगुनाह और ईमानदार पति को बहुत ही बेरहमी से मारा था। विक्रम अब तक यह समझ चुका था कि उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है और वह पूरी तरह से हार चुका है। अपनी जान बचाने की झूठी और आखिरी उम्मीद में उसने वह सारा काला सच उगलना शुरू कर दिया जिसे उसने छुपाया था। विक्रम ने रोते हुए और बहुत ही भारी आवाज में उन सभी भ्रष्ट राजनेताओं और लालची पुलिस अधिकारियों के नाम एक एक करके बता दिए। उसने यह भी कबूल किया कि कैसे वह अपने काले धन का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को खरीदता था और बेगुनाह लोगों की हत्या करवाता था। कैमरे के सामने हो रही इस खौफनाक और सीधी गवाही ने उस घमंडी माफिया डॉन के पूरे आपराधिक साम्राज्य की धज्जियां पूरी तरह से उड़ा दी थीं। यह एक ऐसा भयानक सच था जिसे सुनकर कोई भी आम इंसान पूरी तरह से दहल सकता था। देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए पुलिस के उच्च अधिकारी और जांचकर्ता अपने सुरक्षित मॉनिटर पर यह सब देखकर बहुत हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर
बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शहर का सबसे ताकतवर डॉन आज एक औरत के सामने इतनी बुरी तरह टूट चुका है। विक्रम का यह वीडियो प्रसारण केवल एक साधारण रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि यह उसके सभी गुनाहों का एक बहुत ही मजबूत और कानूनी रूप से पक्का सबूत था। देवराज सिंघानिया की वह शानदार और बेजोड़ तकनीकी योजना बहुत ही शानदार तरीके से सफल रही थी। कुछ ही मिनटों के अंदर देवराज के उस विशाल महल के बाहर पुलिस की कई सारी गाड़ियां और कमांडो की पूरी टीम तेजी से पहुंच गई। सायरन की उन तेज और डरावनी आवाजों ने उस रात के उस घने अंधेरे और खौफनाक सन्नाटे को पूरी तरह से चीर कर रख दिया था। मुख्य 5 हांस के तार, महलकाम, मेद, कुछ गेट पर तैनात देवराज के वफादार सुरक्षा गार्डों ने पुलिस कमांडो को बिना किसी रोक टोक के सीधे अंदर आने का पूरा रास्ता दे दिया। विक्रम बजाज के बचे हुए गुंडे पुलिस की उस भारी और अचानक हुई कार्रवाई के सामने पूरी तरह पस्त हो गए। शहर के सबसे ईमानदार और तेज तर्रार पुलिस कमिश्नर अपनी भारी हथियारों वाली कमांडो टीम के साथ सीधे उस गुप्त पुस्तकालय के अंदर बहुत तेजी से दाखिल हुए। उन्होंने वहां देखा कि विक्रम बजाज अपनी कुर्सी पर बहुत बुरी तरह से बंधा हुआ है और वह अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। कमिश्नर ने देवराज सिंघानिया को बहुत ही सम्मान भरी नजरों से देखा और उन्हें इस बड़े और खतरनाक माफिया को पकड़वाने के लिए एक धन्यवाद दिया। यह पूरा खौफनाक दृश्य किसी भी बहुत बड़ी और रोमांचक फिल्म के अंत से भी ज्यादा नाटकीय और शानदार लग रहा था। पुलिस के जवानों ने बहुत ही सख्ती से विक्रम बजाज को उस कुर्सी से खोला और उसके खून से सने हुए हाथों में भारी हथकड़ियां पहना दी। वह क्रूर और घमंडी डॉन जो कभी पूरे शहर पर अपना खौफनाक राज चलाता था, आज वह एक लाचार और बहुत ही बेबस अपराधी बन चुका था। उसे घसीटते हुए बाहर ले जाया जा रहा था और उसकी वह सारी दौलत और उसकी वह झूठी ताकत आज पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी। अनन्या ने उस शैतान को वहां से जाते हुए बहुत ही खामोशी और शांति से देखा। जैसे ही विक्रम बजाज उस पुस्तकालय से पूरी तरह बाहर निकला, अनन्या के कंधों से वह कई सालों का भारी और दर्दनाक बोझ हमेशा के लिए उतर गया। उसके दिल में जलने वाली वह खौफनाक और भयानक बदले की आग अब पूरी तरह से शांत और बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार उसके गालों पर दर्द की बजाय एक बहुत ही गहरी और सच्ची शांति के आंसू छलक पड़े। उसने अपने मृत पति को याद किया और उसे लगा कि आज उसकी आत्मा को असली और पूरी शांति मिल गई होगी। देवराज सिंघानिया बहुत ही शांत कदमों से चलते हुए अनन्या के पास आए और उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ उसके कंधे पर अपना एक मजबूत हाथ रखा। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा कि आज उसने न केवल अपने पति की मौत का बदला लिया है, बल्कि पूरे शहर को एक बहुत बड़े नासूर से बचाया है। देवराज ने उसे विश्वास दिलाया कि विक्रम बजाज को अब उसकी बची हुई पूरी जिंदगी के लिए एक बहुत ही अंधेरी और खौफनाक कालकोठरी में सना पड़ेगा। यह जीत केवल अनन्या की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की थी जो न्याय चाहता था। बाहर का माहौल जब पूरी तरह से शांत और सुरक्षित हो गया, तो सुमित्रा और उसके दोनों बेटे उस गुप्त बंकर से बहुत ही घबराते हुए बाहर निकले। उन्होंने महल के मुख्य हॉल में हर जगह फैले हुए उस खौफनाक कांच और खून के निशानों को देखकर अपनी आंखें डर के मारे बंद कर लीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि देवराज और अनन्या पूरी तरह से सुरक्षित है, तो उनकी जान में जान आई और वे तेजी से उनके पास दौड़ पड़े। सुमित्रा ने रोते हुए अपने पति को बहुत ही कसकर अपने गले से लगा लिया था। राहुल, जो शुरुआत में अनन्या को लेकर बहुत ज्यादा नाराज और भड़का हुआ था, वह अब उसके सामने बहुत ही गहरी शर्मिंदगी के साथ अपना सिर झुकाए खड़ा था। उसने अनन्या से अपने उस बुरे बर्ताव और अपने पुराने गुस्से के लिए बहुत ही सच्चे दिल से और हाथ जोड़कर एक बड़ी माफी मांगी। राहुल ने कहा कि वह उसकी उस खौफनाक बहादुरी और उसके उस बहुत ही तेज दिमाग का हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा कायल हो चुका है।
अनन्या ने एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान के साथ राहुल को माफ कर दिया और सिर हिलाया। सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछते हुए आगे बढ़कर उस रहस्यमयी विधवा अनन्या को एक मां की तरह बहुत ही ज्यादा कसकर अपने गले से लगा लिया। उसने रोते हुए कहा कि आज वह समझ चुकी है कि देवराज ने उस दिन इतना बड़ा और खौफनाक फैसला क्यों लिया था, जिसने सबको रुला दिया था। सुमित्रा को इस बात का पूरा एहसास हो गया था कि इस बहादुर औरत ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनके पूरे परिवार की सुरक्षा की है। उस विशाल हॉल में अब डर के बजाय एक बहुत ही गहरी और सच्ची राहत मौजूद थी। अगले कुछ दिनों तक पूरे शहर में केवल विक्रम बजाज की उस खौफनाक गिरफ्तारी और उसके उस पूरे क्रूर साम्राज्य के पतन की ही बड़ी खबरें छाई रहीं। मीडिया और अखबारों में उस रहस्यमयी महिला के बारे में बहुत सारी बातें लिखी जा रही थीं, लेकिन किसी को भी उसकी असली पहचान बिल्कुल पता नहीं थी। देवराज ने अपने मजबूत राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके अनन्या का नाम और उसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त और सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने भी इस मामले में बहुत ज्यादा सावधानी और बहुत समझदारी दिखाई थी। देवराज का वह विशाल और भव्य महल अब धीरे धीरे अपनी उस पुरानी और शांत स्थिति में वापस लौटने लगा था और सब कुछ सामान्य हो रहा था। टूटे हुए दरवाजों और उस महंगे कांच को बहुत ही जल्दी बदल दिया गया था और बगीचे के वे जले हुए पेड़ भी फिर से लगाए जा रहे थे। हालांकि उस खौफनाक रात की वे भयानक यादें हमेशा उनके दिमाग में पूरी तरह से ताजा रहने वाली थीं, लेकिन अब कोई डर बिल्कुल भी नहीं बचा था। यह पूरा परिवार उस खूनी रात के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। एक शांत और बहुत ही खूबसूरत सुबह अनन्या अपने कमरे में अपना कुछ जरूरी और छोटा सा सामान एक बैग में बहुत ही खामोशी से पैक कर रही थी। उसने वह पुराना सूती लिबास हमेशा के लिए छोड़ दिया था और आज उसने बहुत ही साधारण लेकिन बहुत अच्छे और साफ कपड़े पहने हुए थे। वह इस घर में अपनी वह खौफनाक और जानलेवा मंजिल हासिल करने के लिए आई थी और अब उसका वह जरूरी काम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब उसके पास अपनी उस पुरानी जिंदगी में वापस लौटने का कोई कारण नहीं था। जब वह अपना बैग लेकर उस विशाल महल के मुख्य दरवाजे की तरफ जा रही थी तो देवराज सिंघानिया उसे विदा करने के लिए वहां खड़े थे। देवराज के हाथ में एक बहुत ही मोटा लिफाफा था जिसमें अनन्या के लिए एक बहुत बड़ी रकम और कुछ नए पहचान पत्र पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए थे। उन्होंने वह भारी लिफाफा अनन्या की तरफ बहुत सम्मान के साथ बढ़ाया और कहा कि यह उसके एक नए और बहुत ही अच्छे भविष्य के लिए है। देवराज चाहते थे कि वह औरत अब एक बहुत ही शानदार और शांतिपूर्ण जिंदगी जिए। अनन्या ने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उस पैसे वाले भारी लिफाफे को लेने से पूरी तरह से और बहुत ही प्यार से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने यह सब खौफनाक काम किसी लालच या किसी पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था, बल्कि केवल अपने पति के सम्मान के लिए किया था। लेकिन उसने वे नए पहचान पत्र और वह पासपोर्ट अपने पास रख लिया क्योंकि उसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने देवराज का उनके उस बहुत बड़े और सच्चे सहयोग के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। इस पूरी खौफनाक घटना को बीते हुए लगभग एक पूरा साल हो चुका था और शहर में अब पूरी तरह से एक बहुत अच्छी शांति छा चुकी थी। विक्रम बजाज और उसके सभी भ्रष्ट साथी अब एक बहुत ही अंधेरी और भयानक जेल की कालकोठरी में अपनी जिंदगी की सजा बहुत ही बुरी तरह से काट रहे थे। देवराज का व्यापारिक साम्राज्य भी अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और बहुत मजबूत हो चुका था क्योंकि उन्होंने डर के आगे कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया था। उनका परिवार अब बहुत ज्यादा खुशहाल और पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता था। राहुल अब अपने पिता के उस बहुत बड़े और जटिल कारोबार को पूरी तरह से और बहुत ही शानदार तरीके से अपने दम पर संभालने लगा था। उसने उस खौफनाक रात से यह बहुत बड़ा सबक सीखा था कि जिंदगी में सफलता के लिए केवल पैसा ही नहीं बल्कि एक बहुत तेज और शांत दिमाग चाहिए। वह अक्सर अपने फैसलों में अनन्या की उस खौफनाक और
बेहद सटीक रणनीति को बहुत गहराई से याद करता था और उसी के अनुसार अपने काम पूरे करता था। वह औरत उसके लिए एक बहुत बड़ी और सच्ची प्रेरणा बन चुकी थी। सुमित्रा की वह भगवान के प्रति गहरी आस्था और उसकी वह पुरानी भक्ति अब पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत और पूरी तरह से सच्ची हो चुकी थी। वह अब अक्सर गरीब और बेसहारा विधवाओं की मदद के लिए एक बहुत बड़ा दान आश्रम चलाती थी, ताकि किसी को भी लाचारी का सामना न करना पड़े। उसे लगता था कि भगवान ने अनन्या के रूप में एक बहुत ही खूंखार लेकिन अच्छी देवी को उनके पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए भेजा था। वह अपने घर के मंदिर में उस बहादुर औरत के लिए रोज बहुत लंबी प्रार्थना करती थी। शहर से हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसे हुए एक बहुत ही छोटे और शांत विदेशी कस्बे में एक नई और शानदार सुबह की शुरुआत हो रही थी। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत बेकरी के अंदर एक औरत बहुत ही खुशी और मुस्कान के साथ ताजे बिस्कुट और अच्छी ब्रेड तैयार कर रही थी। यह औरत कोई और नहीं बल्कि अनन्या थी, जो अब एक बिल्कुल नए नाम और एक पूरी तरह से नई पहचान के साथ अपनी जिंदगी बहुत शांति से जी रही थी। उसके चेहरे पर अब किसी भी तरह का कोई खौफ बिल्कुल नहीं था। उस बेकरी में आने वाले सभी छोटे बच्चे और वहां के स्थानीय लोग उस मुस्कुराती हुई औरत को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे। किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन कोमल और मीठे हाथ बनाने वाली औरत ने कभी शहर के सबसे खूंखार माफिया डॉन को मारा था। उसने अपने उन सभी पुराने और दर्दनाक जख्मों को अपने उस खौफनाक प्रतिशोध की भयानक आग में पूरी तरह से जलाकर राख में मिला दिया था। अब उसकी जिंदगी में केवल एक बहुत ही मीठी और अच्छी सुगंध बाकी थी। एक दिन सुबह के समय जब वह अपनी दुकान के बाहर बैठकर अपनी गर्म कॉफी बहुत मजे से पी रही थी, तो उसकी नजर एक पुराने अखबार पर पड़ी। उस अखबार के एक बहुत ही छोटे कोने में विक्रम बजाज को उम्र कैद की कड़ी सजा मिलने की वह बहुत ही शानदार और अच्छी खबर छपी हुई थी। अनन्या ने उस छोटी सी खबर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी और हल्की सी मुस्कान साफ दिखाई देने लगी। न्याय की उस बहुत बड़ी और भयंकर जंग का आखिरकार एक अच्छा अंत हो गया था। उसने उस पुराने अखबार को मोड़कर कूड़ेदान में डाल दिया और अपनी नजरें सामने उन ऊंचे और बहुत ही खूबसूरत सफेद पहाड़ों की तरफ पूरी तरह से टिका दी। उसे एक पल के लिए बादलों के बीच अपने पति का वह बहुत ही शांत और मुस्कुराता हुआ मासूम चेहरा साफ तरीके से दिखाई दिया, जैसे वह उसे आशीर्वाद दे रहा हो। अनन्या ने एक बहुत ही लंबी और ठंडी सांस ली और अपने काम पर वापस लौटने के लिए बहुत ही खुशी के साथ अपनी दुकान के अंदर चली गई। उसका वह खौफनाक और खूनी अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका था।